नमस्कार, आप देख रहे हैं आयुष दर्पण। नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। नमस्कार आप सभी को आयुष दर्पण की तरफ से मैं नवीन जोशी जी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्रभात पांडे जी, अनुप्रिता शुंडे जी, रमेश गौतम जी, विनीता चौहान जी, सरोज मिश्रा जी, रवि कुमार सिंह जी, नरेश कुमार जी, जितेंद्र कुमार जी, गौरव जी, हारून जी, विक्रम कुंडू जी, चिराग त्यागी जी, आप सभी का इस क्लिनिकल आयुर्वेद संभाषा में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपके जैसा कि आप प्रातः काल के हमारे सत्र में आप देख रहे हैं कि बस्ती प्रकरण जो है अष्टांग हृदय में चल रहा है, जिसपे काफी अच्छे परिचर्चा चलती है। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप लोग उन संभाषा के सत्रों में भी भाग लें जो सुबह 6 बजे मानव विज्ञान की लगातार जो है कक्षाएं चलती है। फिर आप देखते होंगे कि अभी अभी ज्वर चिकित्सा का एक सीरीज चल रहा है, पूरा काय चिकित्सा की सीरीज चल रही है। इसी प्रकार से अष्टांग हृदय के साथ शास्त्र पठन एवं विवेचन का भी सत्र लगातार चल रहा है। आप सभी ने आज भैया दूज मनाया होगा और आज धीरे धीरे त्योहार अब जो है 5 दिन का त्योहार, दीपोत्सव का त्योहार चलता है। तो अभी लगातार त्योहार की वजह से थोड़ी सी अटेंडेंस कम है लोगों की, लेकिन फिर भी हारून जी ज्वाइन किए हैं, चिराग त्यागी जी ज्वाइन किए हैं।
यदि आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, या आपने कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें तो आप शेयर कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रभात पांडे जी, आपने बहुत अच्छा एक सड़ंग पानी का कुछ आपने एक इनोवेशन, आपने इनोवेटिव आइडिया अपने ग्रुप में शेयर किया। आयुष दर्पण के व्हाट्सएप ग्रुप में बहुत सारी चीज़ें जानकारी मिलती है। वैद्य अरविंद पाठक जी उन सेशंस को मॉडरेट करते हैं। आप सभी से अनुरोध है कि आप लोग नवंबर के आयुष दर्पण के व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां बहुत अच्छी सूचनाएं और बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस शेयर किए जाते हैं। प्रभात पांडा जी, जो आपने आज शेयर किया, जो आपका इनोवेटिव आइडिया, कुछ बताना चाहेंगे आप उसके बारे में? प्रभात जी, अब मेरी आवाज आ रही है आपको? मुझे लगता है आपका ऑडियो कनेक्ट नहीं है शायद। चलिए, अनुप्रीता शिंदे जी भी हैं यहाँ पे, कमल देवल जी भी जुड़ गए हैं, आई थिंक हिमाचल से हैं, जम्मू से हैं। कमल जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? आप लोग अपने आप को अनम्यूट कर पा रहे हैं? आप देखिए, शायद नहीं कर पा रहे हैं। मैं 1 मिनट आप सभी को अनम्यूट कर देता हूँ। आप देखिए, अपने आप को अनम्यूट कर पा रहे होंगे, देखिए जी। बोलिए रमेश जी, क्या बताना चाहते हैं, बताइए। हाँ जी सर, प्रणाम सर। सभी प्रणाम। वैद्य जनों को प्रणाम, नमस्कार। और भैया दूज की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जी जी, आपको गुरुजी, भी। मेरा एक प्रश्न था कि मुझे जो ये आसव अरिष्ट की जो अपनी प्रिपरेशन होती है, आयुर्वेदिक प्रिपरेशन, जी इनके बारे में मुझे बस ये थोड़ा सा नॉलेज लेनी थी कि ये किस परिस्थिति में बेस्ट यूज की जा सकती है। उसमें मुझे हमेशा संशय रहता है कि ये देखिए, क्योंकि आशा वरिष्ठ तो बहुत आशा वरिष्ठ को आप बस थोड़ा सा ध्यान ये रखें कि बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही हो तो ना दें, और भोजन के बाद दें। भोजन के बाद लेना चाहिए, सम मात्रा में जल मिला के लेना चाहिए, क्योंकि इसका हाँ जी बेस सर। जो है वो अल्कोहल होता है। बहुत तेजी से एब्जॉर्ब होती है ये दवाएं, बहुत ही काम भी करती है। बस कुछ कंडीशंस में, जैसे डायबिटीज है, शुगर लेवल बढ़ा हुआ है, ऐसी कंडीशंस में आशा वरिष्ठ को अवॉइड करें। जितने पुराने उतने आशा वरिष्ठ अच्छे होते हैं। आप जरूर इसका प्रयोग कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस आपने कहाँ नहीं करना है, ये ध्यान रखना है। जी गुरुजी, बस मुझे यही एक संशय मैं रहता है कि हाँ जी। एक मैं आपको आज अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। हमारे पास आज एक पेशेंट आई थी, माइग्रेन से वो पीड़ित है, हमारी फार्मासिस्ट है। और मैंने उसको आज जो है वो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस अपना शेयर किया, और उसने उसको प्रयोग किया। मैं बताता हूँ उसको। आज ही मैंने बोला कि आप नारिकेल लवण बनाओ। नारिकेल लवण का एक बहुत अच्छा प्रयोग है, खासकर माइग्रेन में। मैं आपको दिखाता हूँ। उसने मुझे आज ही नारिकेल लवण बना के उसने जो है इमीडिएटली, हम इसको कहते हैं कि आप कई बार स्वयं आप औषधियों का निर्माण कर सकते हैं। तो दिखाने का मेरा मतलब केवल इतना है कि आप जो है वो मैं आपको ये उसके द्वारा भेजा गया एक फोटोग्राफ है, मैं चाहूंगा कि उसको मैं शेयर कर पाऊँ। मैं देखता हूँ कि उन्होंने उसने मुझे आज ही उसने नारिकेल लवण बनाया है, और उसने आज ही शेयर किया है, आई थिंक। ये देखिए, बहुत ही बढ़िया उसने नारिकेल लवण बनाया है। और वो मैं पूजा पोखरियाल नाम है उनका, वो फार्मासिस्ट हैं। मैंने उन्हें बताया था कि आप नारियल का पूरा एक वो ले लें, नारियल का पूरा जो है गोला ले लें और फ्रेश, और उसके अंदर का पानी निकाल दें। और निकालने के बाद उसमें सेंधा नमक भर दें, पूरा भर दिया उसने। उसके बाद उसने जो है उसको एक गड्ढा में आप उसको चारों तरफ से उपले की अग्नि में डाल के उसको जलाएं, और जलाने के बाद जो है बाहर का उसका निकाल दें। और अंदर जो है लवण जो है उसको पूरा जो जल जाता है, साथ में नारियल के अंदर का जो हिस्सा है वो भी जल जाता है। तो वो इस प्रकार से उसने इमीडिएटली, मैंने उसे बताया और उसने बना लिया। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप स्वयं भी औषधियों का निर्माण कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता है कि ये कहीं भी ये नारिकेल लवण वो लेने जाती तो वो इसको ऐसा मिलता। तो उसने पता भी किया कई फार्मेसीज में। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि आप इस प्रकार से औषधियों का, छोटी छोटी औषधियों का निर्माण भी स्वयं कर सकते हैं। ये आपकी क्लिनिकल प्रैक्टिस को बहुत बढ़ाता है। माइग्रेन में इसका बहुत अच्छा इस्तेमाल है नारिकेल लवण का। बाकी यहाँ पे और सभी वैद्य हैं, उदंती भस्म, प्रवाल भस्म को मीठी चीज के साथ हमारे गुरु जी, बहुत निगम सर, बहुत बहुत ही टेस्टेड योग है, आप चाहें तो लिख लें। गुदंती भस्म, प्रवाल भस्म किसी मीठी चीज के साथ, जलेबी के साथ खिलाने की बात भी करते थे, हम लोग करते हैं। तो हम लोग नहीं जलेबी तो कम से कम शहद से दे दें, और आप नारिकेल लवण का प्रयोग कराएं। इसमें जो चिकित्सा है वो बेसिकली, जहाँ तक माइग्रेन का जो संबंध है,
वो कहीं ना कहीं हमारे जो है वो अग्नि से संबंध है इसका, और हमारी अम्लपित्त जैसे लक्षण प्राय ऐसे रोगियों में मिलते हैं। तो ये एक प्रकार से श्लेष्मूल वर्ण पित्त की चिकित्सा करने का तरीका है जो बहुत ही कारगर है, आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा हमने उसको सजेस्ट किया कि आप सिर के मर्मों का उत्प्रेरण करें। सिर के जो है शंख और अपांग मर्म, इनका उत्प्रेरण बहुत अच्छा काम करता है। तो ये हमने आपको अपना एक एक्सपीरियंस शेयर किया, जैसा कि मैं रोज आजकल एक आध एक्सपीरियंस आपको अपने शेयर कर देता हूँ। अगर आपको इस एक्सपीरियंस से रिलेटेड कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं जी, और आप अपने एक्सपीरियंस भी बता सकते हैं। मैंने आपको बताया कि आप किस प्रकार से नारिकेल लवण बना सकते हैं। जी रमेश गौतम जी कुछ आप पूछ रहे हैं, पहले मैं रवि कुमार सिंह जी को ले लेता हूँ। जी रवि जी बताइए। जी सर प्रणाम। सर जी प्रणाम। ये कह रहा सर जो है अभी इसके पहले किसी ने पूछा जो है आशा के बारे में, तो सर आपके ही इसी प्लेटफॉर्म पर डॉक्टर पाठक सर जो है कुछ उसका अलग ही यूज बताते हैं, हालांकि मैंने यूज किया नहीं है कभी इस तरह से, और काफी मात्रा में सर बताते हैं 150 ml तक यूज करने को पर डे। तो सर पाठक सर होंगे तो वो बताएंगे। और जी वो बताएंगे। वो हम लोग 150 ml तो यूज नहीं करते हैं। हम लोग 25 से 30 ml जो है प्रायः बराबर मात्रा में जल के साथ देते हैं, और इसमें हम लोग ये ध्यान रखते हैं रमेश गौतम जी, जैसा कि रवि कुमार सिंह जी भी कह रहे थे। अब ये अपना एक्सपीरियंस है कि 150 ml का आशा वरिष्ठ का इस्तेमाल करना, ये मेरे को लगता है कि इंस्टेंटली वो एब्जॉर्ब करके इमीडिएट इफेक्ट देता होगा। पर अब ये देखना है कि रवि कुमार सिंह जी आशा और अरिष्ट उतने अच्छे से बने भी होने चाहिए, क्योंकि हम लोग इसमें बहुत सारी डिपेंडेंसी हमारी जो है वो फार्मेसीज पे होती है जो बना के देती है। तो प्रायः हम लोगों ने यही मात्रा हमने प्रयोग में लाई है आज तक। इतनी बड़ी भी मात्रा में तो हमारा कोई अनुभव नहीं है। नहीं सर पाठक सर एक्सपीरियंस बताते हो कुछ और पाठक जी यहाँ पे आ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है वैद्य जी आपका। सर जो है उन्होंने यूज तो भी ये किया आप है। आशा वरिष्ठ जो है 150 ml तक देते हैं, तो जरा उसके बारे में अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए वैद्य जी। सर और अरिष्ट को सर जो भोजन के पूर्व जैसे उपयोग में बताया जाता है, और आशा को सर भोजन उपरांत बताया जाता है, ऐसा भी सर यूज होता है। तो हम सर मैं वैद्य अरविंद पाठक मैं आ गया हूँ। आप लोग के कोई भी प्रश्न है तो कृपया पूछिए, आप लोग हम लोग डिस्कस करेंगे। डॉक्टर रमेश गौतम जी। हाँ जी सर प्रणाम सर। हाँ प्रणाम, कैसे हैं सर? सर बढ़िया सर, बस कृपा है सर आपकी, सुनता रहता हूँ सर आपको बड़े अच्छे से। जी बताइए, कुछ केसेस बताइए या प्रश्न पूछिए। सर मेरा प्रश्न ये था कि मुझे है ना आशा अरिष्ट के बारे में थोड़ा सा ये नॉलेज लेनी थी कि हम इनका अच्छे से कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे लगता है कि ये क्योंकि थोड़ी अल्कोहलिक प्रिपरेशन है, तो ये पेशेंट का पित्त ना बढ़ा दें या उनको कोई बर्निंग सेंसेशन ना हो जाए या ऐसा, उस बारे में हमेशा मुझे थोड़ा संशय रहता है। तो मुझे ये थोड़ा सा यही मतलब ये थोड़ा क्लियर करना था कि इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी या ऐसा, तो मुझे थोड़े डाउट्स थे प्रॉब्लम इसके नहीं बारे होती है। मैं आपको बताता हूँ, जो मैं प्रैक्टिस में हूँ 19 ईयर से, तो मैं बताता हूँ। अगर हमने कुटेज अरिष्ट को ज्यादा मात्रा में ले लेंगे तो कुटेज का क्या काम है? स्तंभन कार्य करना। तो अगर ज्यादा मात्रा में ले लेंगे तो कॉन्स्टिपेशन कर देगा। अगर द्राक्षासल ले लेंगे तो लूज मोशन कर देगा। ऐसे ही एक काम करता है, लेकिन कभी पित्त बढ़ा हुआ तो नहीं आता है। हाँ, आप कंपनी में यूज करते हैं तो जरूर बढ़ेगा। जैसे इथाइल अल्कोहल डाल के, जैसे बैद्यनाथ जैसी कंपनियां जो हैं वो वैसा प्रिपरेशन करते हैं, उसमें इथाइल अल्कोहल वगैरह डाल और उसको फिर बना देती हैं, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं होता, इतना डिमांड ज्यादा है कि उसको फर्मेंट होने का लिए चांस नहीं है, तो कुछ कृत्रिम रूप से बनाती हैं, तब उसका साइड इफेक्ट होता है कि। लेकिन अगर नेचुरल वे से बनाया है तो कभी भी पित्त नहीं बढ़ता है। ये कॉन्सेप्ट गलत है कि पित्त बढ़ता है, कभी नहीं बढ़ता है। उसमें 9 to 10% अल्कोहल कंटेंट रहता है जो शरीर के लिए साथ में होता है। जी गुरुजी। एक गुरुजी ये भी था, जैसे आप बताते हो ना कि हम इतना 150 ml तक 100 ml तक भी दे सकते हैं। अभी दूसरे वो भी हमारे रहते हैं। मेरे लिए मैं बताता हूँ कि मैंने इतना दिया मेरे पेशेंट। ठीक है। उसमें वैद्य जी का जो दवा बनाने का, रमेश जी वही वो भी वैद्य जी ने जो बात कही ना कि वो प्रिपरेशन आप अगर बाहर से ले रहे हैं तो इट इज ऑलवेज रिस्की वर्क ना। अगर आप खुद से बना रहे हैं तो आप उसकी मात्रा अधिक भी दे सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपने उसको फर्मेंटेशन किया है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ मैं। बिहार में या छत्तीसगढ़ में देखा होगा आपने, ताड़ के पेड़ से ना वो ताड़ी निकालते हैं, और वो बिल्कुल जो फ्रेश होता है वो फर्मेंटेड होता है, और वो लोग उसको पीते हैं और बड़ा ही मेडिसिनल उसका यूज होता है। लेकिन वही अगर शाम को या 2-3 दिन बाद रख दिया जाए तो वो
नशे की चीज हो जाती है। तो ये डिपेंड करता है कि आपने कैसे बनाया है। थोड़ा सा ये बात बहुत मायने रखती है। अगर आप बाजार का ले रहे हैं तो आपको मात्रा का ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। सर दूसरा प्रिजर्वेटिव प्रणाम सर। डाला जाता है, प्रिजर्वेटिव सोडियम बेंजोएट वगैरह डाला जाता है प्रिजर्वेटिव, उसका भी जी। इफेक्ट पड़ता है ना बॉडी में। क्योंकि जी उनको सर। बहुत मात्रा में बनाना है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। वैद इसका झंडू का पंचारिस्ट है, मैंने उसकी ब्रांड प्रमोट किया, अगर आप चाहें तो यूट्यूब पे देख सकते हैं। वो पंचारिस्ट उनका 200 करोड़ का ब्रांड है। आपको मैं बताऊं, किसी कंपनी का नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन 200 करोड़ का ब्रांड है, तो कितना उसका मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। तो क्या आपको लगता है कि वो उसी प्रकार से जैसे शास्त्र में बताए गए तरीकों से वो उसका संधान करके वो आशा वरिष्ठ बनाते होंगे? मुझे तो नहीं लगता है। इसीलिए हमें उसकी मात्रा जो है बिल्कुल ध्यान रखनी चाहिए। लेकिन अगर आप खुद बना रहे हैं तो जैसा कि वैद्य जी ने बताया कि आप मात्रा फिर अपने 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 कॉन्फिडेंस के हिसाब से आप ले सकते हैं। जी जी गुरुजी। गुरुजी, मैं अपनी एक एक्सपीरियंस भी शेयर करना चाहूंगा। अभी नवीन सर ने बताया था कि तल हृदय मर्म के बारे में, मैंने एक बार कहा भी था उनसे कि क्या हम जो ओल्ड पेशेंट्स हैं उनमें भी इसको कर सकते हैं या नहीं। तो मेरे पास एक पेशेंट आई थी, वो थोड़ा हेडेक की कंप्लेन बता रही थी। तो मैंने उसका बीपी चेक किया, वो थोड़ा रेज्ड मिला मुझे, 140/101 था उसका। तो फिर मैंने कहा मैं चलो कोई नहीं, मैं तुम्हारा कुछ प्रेस करता हूँ एक पॉइंट। तो मैंने उनका तल हृदय मर्म प्रेस किया, एक्टिवेट किया उसे, और फिर मैंने उसको 5 मिनट बिठा दिया। हालांकि जो उसका हेडेक था, वो जैसे ही मैं उसको प्रेस करके हटा, उसका हेडेक तभी ठीक हो गया पेशेंट का। और फिर मैंने जब उसका बीपी चेक किया तो वो 128/80 आ गया था वो, आफ्टर 5 मिनट ऑफ ऑब्जर्वेशन। पहले कितना था? पहले सर 140 था वो, देख लीजिए। 140/101 था। और उसका कहते हैं ना हेडेक ठीक आयुर्वेद हो में, गया और वो लोग कहते खुश। हैं कि आयुर्वेद में इमरजेंसी मैनेजमेंट नहीं है। ये आपको लगता नहीं है कि आयुर्वेद में इमरजेंसी मैनेजमेंट का इससे बढ़िया क्या एग्जाम्पल हो सकता है? नहीं बिल्कुल सर, वो खुश होके गई और वो कह रही मुझे दवाई की जरूरत नहीं है, मेरे से पेन किलर मांग रही थी। मैंने कहा नहीं, पेन किलर तो तुम्हें सारा तुम्हारा खराब करेगी सिस्टम, मैं कुछ और ही करता हूँ। चलिए, तो बहुत फिर धन्यवाद। चलिए वैद्य जी, अब आप संभाषण चलाइए। प्रणाम सर। वैद्य जी, आप होस्ट हैं, आप हाँ मैं हूँ, यहाँ पर ही हूँ। मैं पेशेंट से बात कर रहा हूँ, आप लोग बात करिए। चलिए चलिए, तो ठीक है। फिलहाल आप बताइए, मनोज कुमार जी कुछ बताना चाहते हैं, आप बताइए जी। आप सभी को प्रणाम सर। जी प्रणाम। 150 ml तो सर मुझे सर अरविंद पाठक सर दिलवा रहे हैं सर मुझे 150 ml, तो मैं खुद ले रहा हूँ सर। ये वही कहा ना कि द्राक्षारी- देखिए, अगर आप देखिए, अगर वो स्वयं बनाया हुआ है ना, तो 150 ml कोई ज्यादा मात्रा नहीं है, ले सकते हैं आप। लीटर एक 1.25 लीटर के लगभग लेता हूँ सर मैं पूरे दिन में। हाँ, क्योंकि अगर प्रिजर्वेटिव्स नहीं है और उसको केमिकल यूज नहीं किया गया और उसी प्रकार से जो हमारी शास्त्रीय विधियों से बनाया गया है, तो फिर आप मात्रा बढ़ा भी सकते हैं उसकी। उसमें कोई कोई तकनीकी कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, ना कोई ऐसा तकलीफ आएगी। आप तो ले ही रहे हैं मनोज कुमार जी। हाँ जी मैं ले रहा हूँ। कौन सी प्रॉब्लम के लिए ले रहे हैं, जरा ये भी बता दीजिए। मैं सर आम बात के लिए रहा हूँ सर, आम बात के लिए। कौन सा आशा वरिष्ठ ले रहे हैं? मैं वो पुनर्वरिष्ठ ले रहा हूँ, और जो ये झंडू पंचारिष्ठ ले रहा हूँ, और द्राक्षारिष्ठ ले रहा हूँ, और कुटजरिष्ठ ले रहा हूँ। आमवाद के लिए इतने सारे आशा वरिष्ठ एक साथ? जी सर। जी हाँ, डॉक्टर मनोज कुमार जी, आपको कैसा लग रहा है? मैं ठीक हूँ सर, अब पहले से कितना %? 70% के लगभग ठीक हूँ सर। अब 100 कब होंगे? 100 100 भी होंगे सर, 100 थोड़ा हो जाऊंगा सर। खाना बहुत खाए बड़ी आज? समस्या। आज खाना खाए आप? हाँ सर खाया, आज जो घर पे बना वही खाया। क्या क्या खाए बताइए। वो थी उसका जो पत्ता गोभी का सब्जी था, रोटी था, और दाल थी, और वो जो घर पे बना हुआ था, और दही। कितना रोटी खाए आप? 5-6-7 रोटी 4 सुबह और 2 हाँ। दोपहर को, और अब खिचड़ी खाऊंगा सर। और अब ये बात याद रखिए कि आपके पेट में अब आम नहीं है। आपके बॉडी को आदत डालनी है कि सब कुछ खा पी ले, कोई परहेज मत करिए, बस दवाई खा के और ठीक हो जाइए, स्वस्थ हो जाइए। अभी आपका हेल्थ कितना डाउन हो गया है सब कर करके, तो आपको अभी मेरे जैसा मोटा बनना है ना। ऐसा लगना चाहिए कि खाते पीते घर के हैं। हाँ सर ये तो है सर, जी लेकिन अब फिर ठीक हूँ मैं। मतलब जो मुझे लग रहा था कि मैं कल तो वो उससे काफी अच्छा लग रहा है। हाँ, बहुत बढ़िया। ये सर कह रहे थे ना सर, जोशी सर भी कह रहे थे, और ये दूसरे सर थे, ये मैं नाम तो जानता नहीं सर का,
वो बात चल रही थी ना कि 150 ml दे सकते हैं या नहीं दे सकते। वो मुझे तो बहुत सारी समस्याएं थी जोशी सर, मुझे बहुत दिक्कत SLE है, और इसके अलावा प्लेटलेट्स 20,000 रहती है, TLC जो है 2800 के लगभग रहती थी। और मैंने जो बताया वो मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने युक्ति बताया, तो आप इतना मात्रा में लेंगे तो ठीक हो जाएंगे। इतना ही ले रहा हूँ सर मैं। हाँ इतना बिल्कुल जी, ठीक है। आप अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ हो जाइए। 1 महीने बाद हम देखेंगे ना तो आप मेरे जैसे मोटे तगड़े हो जाएंगे, ऐसा चाहिए हमें। ओके ओके सर, ठीक है, थैंक यू। अब डॉक्टर भाविन जी ने हैंड रेज किया हुआ है। डॉक्टर भाविन जी राष्ट्रीय लगता है भाविन जी जो है वो अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं ज्यादा भाई फूट रहे हैं, पटाखे बहुत ज्यादा फूट रहे हैं, इसलिए गड़बड़ हो रही है बीच बीच में। डॉक्टर रमन गर्ग जी आप पूछिए। डॉक्टर भाविन जी आप प्रश्न पूछिए। प्रणाम सर। प्रणाम सर, बताइए आप। सर कुछ दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, मैं आपको ये करता हूँ। नहीं सर, आ रहा हूँ मैं वैसे ही। अभी मैं दिख रहा है ऐसे आज सबको? आपको पहली बार देख रहा हूँ। ये देखिए स्पॉटलाइट सर, करिए, कुछ तो आप बना रहे देखिए। हैं, टेस्टी खाना बना रहे हैं। टेस्टी खाना नहीं बना रहा हूँ सर, आप सबके लिए गिफ्ट बना रहा हूँ ये क्या मैं। बना रहे मेडिसिन हैं? बन रही है, मेडिसिन प्रिपेयर कर रहा हूँ। क्या है, गंधक है? नहीं सर, ये वटी बनाता हूँ मैं, एक शुद्ध धतूरा का बीज लेके। हाँ, उसमें जायफल है और केसर है, और साथ में दूध में प्रिपेयर करते हैं। इसमें शिलाजीत भी है और स्वर्ण है, और रजत भस्म नहीं यूज करते, उसमें वर्क यूज कर लेते हैं। तो ये मैं गिफ्ट भेजने वाला हूँ आपको भी, और जिनको भी चाहिए वो मुझे अपना एड्रेस सेंड कर दें। किसके लिए बना रहे हैं, मतलब इसका क्या ये वात कफ के सभी रोगों में काम करेगी सर, एक तो। दूसरा, जैसे जिनको शीघ्र पतन की शिकायत है, ये सर्दी में खानी होती है, और इसका रिजल्ट इतना बढ़िया, लास्ट ईयर भी बनाया था मैंने, कि 2-3 दिन में ही रिजल्ट दिखाते हैं। 2-2 दिन में आके पेशेंट ने बताया मुझे कि इतना बढ़िया सर, ये तो कमाल ही है। ज्यादा से ज्यादा इसका निषेध दिया हुआ है कि 21 दिन से ज्यादा नहीं लेना है इसको। 21 दिन तक मैक्सिमम, बहुत ज्यादा वीक है तभी 21 दिन तक देके। जिनको ज्यादा नजला जुकाम, बहुत पुराना रेशा वगैरह रहता है, जिनको भी हर साल ही उनको जिनको तंग करता है ये, उनको दिया है। जिनको भी बहुत बढ़िया, वो आनंद मान रहे हैं कि अभी मांग रहे हैं पहले से, इनका सर्दी आने तो बनाएंगे। अभी थोड़े जल्दी बना लिया मैंने। और इसमें लिक्विड क्या डाले आप? दूध में डलाया जी, दूध में बन रहा है जी। देखिए यहाँ आपके वैद्य लोग खुद बनाते हैं दवाइयाँ। अनुप्रीता जी देखिए, हमारे रमन गर्ग जी खुद बना रहे हैं। जी सर, देख रहे हैं। ठीक है सर, मैंने आप पहले भी बनाइए, इसको तब तक शेयर किया हम था। हमारा बात सुनते रहिए। डोला यंत्र से, डोला यंत्र में दूध में शुद्ध किया पूरा बीज है इसके अंदर। सारा विकास कुमार जी भी खुद बनाते हैं दवाइयाँ। जिनको भी चाहिए वो आगे एड्रेस बढ़ते सेंड हैं, करें। आप बनाइए फिर बताइएगा। जी सर। भाविन श्री जी आपने हैंड रेस किया है। डॉक्टर भाविन जी हैंड रेस करके सर सुन नहीं पा रहे हैं। डॉक्टर विभा शर्मा जी आप कुछ केस बताना चाहते हैं तो कृपया बताइए। जी आपके इधर पटाखे फूट रहे हैं विभा जी। जी हेलो सर, बहुत पटाखे फूट रहे हैं और कनेक्टिविटी लो है। अच्छा अच्छा। और आवाज मेरे को ब्रेक होके मिल रही है सबकी। अच्छा, थोड़ी देर में करती हूँ सबके साथ ज्वाइन। ठीक है। डॉक्टर चित्रा जोशी जी, डॉक्टर चित्रा जोशी जी आप कैसी हैं? शायद सुन नहीं पा रही हैं। डॉक्टर कामिनी मैडम हैप्पी दिवाली। डॉक्टर कामिनी मैम, हैप्पी दिवाली। सब लोग मैम को हैप्पी दिवाली बोल दीजिए। हैप्पी दिवाली मैम। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली मैडम। हैप्पी दिवाली। आप लोग को कुछ प्रश्न पूछना होगा कामिनी मैम से तो पूछिए, कोई केस वगैरह। कामिनी मैम आई है, किसी को कुछ गायनिक रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं। मैडम नमस्ते, मेरा एक क्वेश्चन है मैडम। अभी दूरदर्शन से आई हूँ जस्ट।
हाँ ठीक है, पूछिए सर, कोई दिक्कत नहीं। मैडम 2 दिन पहले परसों एक पेशेंट आया था पीआईडी का मैडम। हाँ उसको एक स्टिकी और फाउल स्मेल डिस्चार्ज था, लोअर एब्डोमेन में पेन था और ये रिकरेंट हो रहा था कुछ सालों से। एज क्या है पेशेंट की? एज 37-38 होगा मैडम। 37-38 है जी। और उसको मैं कुछ जैसे आप संभाषा में जो प्रिपेयर किया था इसी के हिसाब से 2-3 मेडिसिन दिए, जैसे कि त्रिफला क्वाथ में धावन करने के लिए एडवाइस किया और एकेटी गंधक रसायन और चंद्रप्रभा गोख्युर आदि ऐसा कुछ दिया था। आज वो फॉलोअप में आया था, उसका वो सिम्टोमेटिकली तो रिलीव, कुछ भी कंप्लेन नहीं है अभी मैडम। तो अभी मुझे क्या करना चाहिए, उसको क्या एडवाइस करना चाहिए? इसको कंटिन्यू रखिए ना। पीआईडी मतलब कि पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज। इन्फ्लामेटरी मतलब कि शोथ हो रहा है उसको कहीं ना कहीं अंदर, है ना, पेल्विक एरिया में शोथ है, तो आपको संप्राप्ति ब्रेक करने तक देनी पड़ेगी, मेडिसिन कंटिन्यू करनी पड़ेगी। सिम्टम्स तो चलो रिलीफ है, तो मतलब कि आपने दवाई दी ठीक दी है ना, उसी को कंटिन्यू रखिए। और साथ तो में कैसे असेसमेंट करूंगा मैडम, कितने दिन तक ये चालू रहेगा, क्या सिम्टम आने तक? या कितने दिन दिया है आपने अभी इसको? 5 दिन अभी हुए होंगे। 2 डेज हुआ है। हाँ ना, तो अभी 21 डेज दीजिए ना। जी 21 डेज दीजिए और नेक्स्ट पीरियड के बाद उसको पूछिए फिर से, है ना। जी, असेसमेंट तो आपने कैसे, पीआईडी का असेसमेंट तो आपने यूएसजी करा के ही देखा होगा ना। सॉरी मैडम। पीआईडी डायग्नोसिस आपने अल्ट्रासाउंड के बेस पे किया होगा ना। जी मैडम, वो हाँ, पहले तो मॉडर्न ट्रीटमेंट ले रहे थे, उसका रेफरेंस हाँ, मॉडर्न ट्रीटमेंट से रिपीटेड तो होता ही है ना, रिलैप्स होता ही होता है कि जैसे एंटीबायोटिक वगैरह उन्होंने दिया है और फिर उसका इफेक्ट खत्म होगा, फिर से रिलैप्स होता है, इसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो जाता है फिर। तो पीआईडी में तो हमारी मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है और आपने दिया ही ठीक है। मतलब मेरे हिसाब से इसमें थोड़ा सा आप उशीरा सा ऐड कर दीजिएगा जी, है ना, कुछ दिन तक। बाकी इसका सब क्या सही है, लॉजिक होगा मैडम? ठीक दिया है आपने, है ना। मैडम उसीरा सब का क्या वो लॉजिक? पित्त जैसे पीआईडी है ना, शोथ हम देखते हैं तो आपने बोला ना शोथ है, फाउल स्मेल है, तो पित्त डोमिनेंस के उसके लिए उशीर, मैंने बोला कि उशीर पित्त शमन करेगा ना, है ना। तो उसमें आप एड ऑन कर दीजिए पित्त शमन वाला और उसकी प्रकृति वगैरह पूछ लीजिए, डाइटरी कंट्रोल थोड़ा सा बता दीजिए, है ना। तो पित्त भी आपको इसमें करना पड़ेगा ठीक। बाकी तो आपने दिया है, कफवात शामक दिया है आपने सारी मेडिसिन, है ना। तो ऐसा निपातिक लग रहा है इसको पेशेंट में, जो अगर रिपीटेडली होता है, बार बार रिपीटेडली हो रहा है। रिपीटेडली होता है ना, तो कहीं ना कोई दोष का एक आधा गुण रह जाता होगा, तो फिर वो संप्राप्ति फिर से वहां पर बन के तो फिर उसकी खवई गुणिया से बन जाती होगी संप्राप्ति। तो हो जाता है ठीक, लेकिन कोई चिंता की बात नहीं है ना। और कुछ दिन इसको आपने गुरुचि भी दिया है ना, संशमनी टाइप्स? नहीं दिया। तो वो भी दे दीजिएगा बाद में। कैसोर गूगल दिया मेडिसिन जब काम करोगे ना, हाँ ठीक है, ये तो मैंने सुन लिया, एकेटी दिया आपने ना, है ना। उसमें अमृता तो आ ही गया ना, अमृता आ तो गया, हाँ। जिसमें गुरुचि आ गया ना, तो फिर देने की जरूरत नहीं है ना। ठीक है। अमृता आ गया, केशोर आ गया, त्रिफला आ गया, कफा शामक हो गया, लेकिन पित्त रह गया था। ठीक है मैडम, इसीलिए थैंक यू 21 डेज के बाद उसको पूछिएगा तो सिम्टम्स तो सारे चले जाएंगे, लेकिन फिर उसको अभी और दीजिएगा, 2 साइकिल और दे देना बाद में जी। ऑलमोस्ट 3 साइकिल तक कंटिन्यू रखिएगा। बेशक उसको सिम्टम्स हो नहीं हो, पेशेंट्स क्या करते हैं ना, छोड़ देते हैं मेडिसिन, तो थोड़ी सी काउंसलिंग कर दीजिएगा कि ये मेडिसिन से फायदा हुआ है, इसको आप कंटिन्यू रखिएगा, तभी जड़ से जाएगा, नहीं तो फिर से हो जाएगा। उसको एग्जाम्पल देना आप दही का, कि दही वाले बर्तन में आप दूध डालोगे फिर से दही जम जाता है, थोड़ा सा भी दही होगा तो, है ना। तो वैसे ही आपको ये थोड़ा सा भी इन्फेक्शन रहेगा तो फिर से हो जाएगा, ऐसे समझाना उसको, तो फिर मान जाएगी। ठीक है, थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। और डॉक्टर भाविन श्री जी, आपने प्रश्न हैंड रेज किया है, कुछ प्रश्न पूछना है तो कृपया पूछिए। डॉक्टर प्रदीप जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं क्या? डॉक्टर प्रदीप मनवी जी, डॉक्टर कन्वल देओल मैम, कैसी हैं आप? कुछ केसेस बताइए आप लोग कृपया। डॉक्टर जितेंद्र कुमार जी, प्रदीप जी कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए कृपया।
डॉक्टर अनुप्रीता शिंदे जी, आप कुछ बताएंगी कुछ केसेस? सर आज मेरे पास बहुत सारा आवाज है तो आज मैं बोल नहीं पाऊंगी सर। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। जी सर। डॉक्टर विट्ठल जी, डॉक्टर विट्ठल जी कुछ बोलना चाहते हैं तो कृपया बोलिए, मैं सभी को चांस दे रहा हूँ। डॉक्टर नरेश कुमार जी, डॉक्टर शुक्ला मैम, विनीता शुक्ला मैम कुछ बोलना चाहती हैं तो कृपया बोलिए आप। डॉक्टर सरोज मिश्रा जी, विनीता शुक्ला मैम कुछ बताइए आप केसेस। सर आज अभी बच्चा आया है, उसको डेंगू है और उसको हल्का सा माइल्ड उसको गम्स से ब्लीडिंग हुई है और 15 साल का है। अभी आपके सामने है क्या? तो बस अभी मैं फॉर्मुलेशन सोच रही हूँ कि क्या क्या। आप दिखाइए ना हमें थोड़ा बच्चे को डेंगू फीवर का। नहीं तो यहाँ पर नहीं है मेरे, अभी यहाँ पर मेरे, अब मैं एक्चुअल में घर पे हूँ, डॉक्टर साहब के पास आया है तो उन्होंने बात करी कि ऐसे ऐसे मेडिसिन सोच बनानी होगी, इसको सुबह देना है फॉर्मुलेशन पूरा। तो वही मैं सोच रही हूँ सर, मैंने प्लान किया क्योंकि दांत से खून आ रहा है ना? से भी हल्की, दांत से खून आ रहा है ना? हाँ सर, ब्लीडिंग हल्की सी है, माइल्ड, तो ठीक है ना, अगर फीवर नहीं है आप। हाँ हाँ, पित्त का इन्वॉल्वमेंट है, इसीलिए आप ना सूचशेखर रस दे दीजिए, तो अच्छा फायदा होगा। हाँ सर, बहुत थैंक यू सो मच। मैंने भी प्लान यही किया है, सूचशेखर रस का और महासुदर्शन घनबटी, हाँ, और साथ में मैंने गिलोय और तुलसा, हाँ, और ये भी साथ में आरोग्यवरनी भी एक एक टैबलेट सोच रही हूँ दे दूं, और कुमारी आसव और बासा अवले भी लेके आई हूँ मैं, साथ में दे दूंगी इसे। ठीक है, सही हूँ सर? सही है। और आप लोग में किसी को और कुछ बोलना है तो बोलिए, हम लोग तो चंपका दी प्लीज कोई ऐड करना चाहे तो ऐड कर सकते हैं प्लीज। सर इसमें पड़वाल पिष्टी भी ऐड करनी चाहिए। हाँ रमन गर्ग जी, आप बताइए कुछ। सर पड़वाल पिष्टी और गिलोय सब ये सर जरूर ऐड करना चाहिए। गिलोय में मेरे पास एक्सट्रैक्ट है तो मैं देना है उसे। हाँ वही 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 हाँ वो एक्सट्रैक्ट है तो दूंगी, ठीक है। उससे गिलोय भी दूंगी, पड़वाल पिष्टी भी तुलसा भी। रखें, दोनों में और फीवर भी काम करेगा और इसमें भी काम करेगी पड़वाल पिष्टी। हाँ, प्रवाल पिष्टी भी मैं सोच रही थी, तो मैं इसको ही करके, और इवन मेरे पास पपीते का भी एक्सट्रैक्ट रखा हुआ है, तो मैं सोच रही हूँ 100 mg करी उसे मैं उसमें भी डाल दूंगी। अगर फीवर हाई जाने लगे तो पड़वाल पिष्टी 2-2 घंटे बाद देते रहे। सर फीवर अब नहीं है, बट उनको उन्होंने वो कराया, डेंगू पॉजिटिव आया और उसके प्लेटलेट्स थोड़े कम है और दांतों से एक बार हल्की सी ब्लीडिंग आई है, फीवर अब नहीं है। तो इसीलिए मैं फिर त्रिभुवन कीर्ति नहीं दे रही हूँ अभी, खाली यही प्लेटलेट कितने में? सॉरी सर, प्लेटलेट कितने अभी? सर मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, अभी डॉक्टर साहब का बस फोन ही आया था, बेटा ऐसे ऐसे कर लो किसी पेशेंट का, तो मेरी एग्जैक्टली नहीं पता, तो मैं पता कर रखूंगी तो फिर कल संभाषण में जरूर बताऊंगी सर। मैम बुखार को कितने दिन हो गए? मैम मुझे ना कोई डिटेल कुछ भी नहीं पता अभी किसी पेशेंट का, मैं तो जस्ट ही सेड मी कि दैट कि ये केस है डेंगू का है एंड फीवर अब नहीं आ रहा है, बस केवल उनका प्लेटलेट काउंट आया है वो कम है थोड़ा, और दांतों से ब्लीडिंग है एंड 15 ईयर ओल्ड बॉय है, ये ऐसे बात हुई थी मेरी, तो मैं एग्जैक्टली आपको पूरी हिस्ट्री नहीं दे सकूंगी, सॉरी। अच्छा हाँ चलिए ठीक है, आपको पता चले तो जरूर शेयर करना, क्योंकि या जब जरूर ये से मैं शेयर करूंगी, हाँ, इवन इस केस का फिर आप लोगों को जरूर से शेयर करूंगी कि क्या प्रोसीजर है। ठीक है, और किसी को बोलना है तो बताइए। एक डॉक्टर अशोक जी आए हैं, डॉक्टर अशोक जी कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए कृपया। आज बहुत पटाखों की आवाज आ रही है पीछे से सभी के। कुछ बोलिए आप लोग। डॉक्टर राजेंद्र जी, डॉक्टर कोई खुशी जी आई है, डॉक्टर खुशी जी कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए आप कृपया, संभाषा में सब लोगों को बोलने का चांस मिलता है। किसी के कोई पेशेंट है गायनेक रिलेटेड तो भी पूछ सकते हैं, अंजना मैम है, कामिनी मैम है, डॉक्टर अरुण कुमार जी, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा आज। प्रणाम सर।
हाँ प्रणाम, बताइए। सर ऐसे अभी तो त्योहार की वजह से कोई ऐसा पेशेंट तो है नहीं, पर हमारे घर में हमारे भाई साहब भी बीमार हुए हैं। 8 दिन हो गए हैं उनको। फीवर था पहले तो बहुत, राइगर होके फीवर हुआ तो और फीवर पे 3-4 दिन रहा है। वो भी 104 हो जाता था और डेंगू था पॉजिटिव। जी तो NS1 करवाया था, वो पॉजिटिव था। जी तो हम तो देते रहे वो, जैसे सब बातें करते हैं तो हम भी पपीते का, वो तो टैबलेट कैप्सूल कुछ आते हैं प्लेटिंजा या ये सब कुछ देते रहे हैं उनको, कुछ फायदा ही नहीं हो रहा था। प्लेटलेट उनकी नीचे जाती रही और कल तो आपने क्या क्या 40,000। मेडिसिन दिया था और क्या क्या सिम्टम थे? सिम्टम तो फीवर ही था, बहुत मतलब राइगर होके फीवर होता था उनको, बहुत ज्यादा ठंड लगती थी। और फिर जो है जब 104 हो जाए तो फिर तो वो कहते हैं रजाई दे दो मेरे ऊपर और हम उनको ठंडी पानी की पट्टियां करें। और जैसे जैसे भी हम मतलब अगर कोई बहुत हाई ग्रेड फीवर है तो हम अगर पैरासीटामोल या कुछ सोचते हैं कि हम दे दें, तो उसके बाद प्लेटलेट काउंट कम हो जाता है अगले दिन। तो डेली ही करवा रहे थे। तो फिर चलो महासुदर्शन घनवटी चल रही थी और साथ में हमने गुरुच्या दिक्वास किया था। उनको पित्तज बहुत है, उनको जलन बहुत ज्यादा थी, सारा पित्त प्रकोप वाला। और पर फिर भी देखो राइगर बहुत होता था, ठंड बहुत लग रही है और अंदर पित्त है बहुत, एसिड बहुत। और भूख तो कम बहुत ज्यादा लग ही नहीं रही थी, पानी पिलाओ पानी नहीं पी रहे हैं। मतलब ऐसी ओवरऑल, जैसे हम अगर ज्वर सोचें कि पित्त ज्वर है तो उसमें प्यास लगेगी, प्यास नहीं लग रही। उसमें ठंड नहीं लगनी चाहिए, गर्मी लगनी चाहिए, वो ठंड लग रही है उनको बहुत ज्यादा। मतलब ये वायरल इन्फेक्शन है, कुछ कुछ भी नहीं, उल्टा पुल्टा ही सब मैम कुछ। इनको इंदुकांतम कषायम दे दो आप। हाँ तो फिर वो ही यही फिर पपीते के पत्ते हम ला के और उसमें गुड़ूची डाल के और अनार का जूस डाल के वो दे मैम रहे थे। इंदुकांतम कषायम दो आप। वायरस जब जाता है ना तो जब अपना विष छोड़ के जाता है शरीर में, उस पे उसी से ये उपद्रव होते हैं जो आपको हो रहे हैं। और इंदुकांतम कषायम इसके लिए बहुत इफेक्टिव रहता है और बहुत जल्दी पेशेंट रिकवर करता है। अच्छा ठीक है, इंदुकांतम कषाय तो हम वो गुड़ूची आदि दे रहे थे इसलिए उसी को सोच के। तो चलो अब इंदुकांतम कषाय दे देंगे। मतलब आज जैसे मैम उनको कल कॉन्स्टिपेशन तो जब नहीं था? पहले था कॉन्स्टिपेशन, अब तो ठीक चल रहा है। पहले कॉन्स्टिपेशन भी बहुत रहता ही है का उनको। गुद्दा का भी आप दे सकते हो उनमें, ताकि पेट कौन सा? अच्छे से साफ हो। अम्बलतास। हाँ अमलतास का गुद्दा आप बताइए कहाँ से मिलता है? पंजाब में, यहाँ तो कहीं मिलता नहीं है। अंसारी के यहाँ से मिल जाएगा जी अम्बलतास, तो आम अंसारी से भी पूछ कॉमन लिया है, है। वहाँ भी नहीं और मिला। अमलतास के पेड़ तो दिल्ली में कितने सारे हैं? दिल्ली में बहुत है सब ना, जगह ही पंजाब है में जी नहीं है। अम्बलतास तो आम। कहाँ आजकल पे? फलियां नहीं लगी हुई ना सर, आजकल नहीं है फलियां। आजकल नहीं एक मिला, में जो दिल्ली में भी पता किया था, अमलतास का गुद्दा नहीं मिला। ऑनलाइन मंगवाया था तो वो उन्होंने छिलके ही भेज दिया, उसमें गुद्दा था ही नहीं। वो सारे छिलके उनको कंप्लेन करते रहे, मिला ही नहीं। अगर लोग म्यूट कर लें अपने आप को। डॉक्टर डॉक्टर राजेंद्र दमनकर जी, आपका हाँ कढ़ाई का आवाज आ रहा है। हाँ अगर किसी के पास है यहाँ आसपास मिलती हो तो अमलतास का गुद्दा मुझे भिजवा दो जरा प्लीज। इस पे कोई ट्रीटमेंट बताइए कृपया। आप लोग डॉक्टर अंजना सक्सेना मैम, आप कुछ बता सकते हैं ट्रीटमेंट ये केस में? देखिए डॉक्टर अभी अंजना इस सक्सेना वक्त मैम, नमस्कार सर सभी प्रणाम लोग को। मैम आपने इसमें अजा दूध का यूज किया? हाँ दिया था एक दिन, तो उनको इतना फारा हुआ उससे कि सारी रात नींद नहीं आई, नहीं आदमन हो मैम, गया। उसकी मात्रा थोड़ा सा आप वो कर लीजिए, अजा दूध को आप संस्कारित कर दीजिए, थोड़ा शुंठी डाल सकते हैं आप, थोड़ा सा उसमें अच्छा तो वो मुनक्का डाल हमें तो सकते हमें हमें किसी ने कहा था कि इसको गर्म ही नहीं करना है, कोई लेके आया था तो उसने कहा इसको गर्म नहीं करना है, ऐसे ही पीना है।
तो नहीं हमने मैम, उसको ऐसे दे ऐसे दिया। नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है। उसको आप एक बार हल्का गर्म करके और दूध को वैसे भी बॉईल करके ठंडा करके, और अगर बॉईल करते हैं तो उसको थोड़ा मुनक्का के साथ बॉईल करिए, उसकी मात्रा कम करिए, अग्नि के हिसाब अच्छा से दीजिए, उसको मुनक्का के साथ दीजिए। अजय दुग्ध का अच्छा बहुत अच्छा रोल है इसमें। अजय अच्छा। अजय वैसे दुग्ध तो जो दूध तो वो जी, लेते हैं सुबह रोज, वो 200 ml दूध दिया था उनको। नहीं 200 और ml एक साथ मत दीजिए ना, थोड़ा कम कम करके दे दीजिए, 100 ml या फिर 50 ml 4 बार करके दे दीजिए, और उसको संस्कारित करके दीजिए। ठीक और है। इसमें हाँ, और जो जिस हिसाब से आप बता रहे हैं उस हिसाब से जो जो सिम्टम्स मिल रहे हैं इसमें आपको, मतलब केवल जैसे आप कह रहे हो कि पित्तज और वातज समझ नहीं आ रहा है, इसमें इसमें जो है आपको त्रिदोष चिकित्सा पे ही चलना पड़ेगा। आपने हाँ जी दवाएं, त्रिदोष। हाँ हाँ, तो मेरे हिसाब से, क्योंकि पेशेंट थोड़ा सा जब ज्यादा फीवर आता होगा या पेशेंट को ज्यादा वीकनेस लगती है तो पेशेंट ले नहीं पाते हैं ऐसे मेडिसिन डायरेक्ट, तो फिर ऐसे में ले हम बना सकते हैं। जैसे अभी अभी बात हो रही थी इंदुकांतम घृतम को में हाँ आप थोड़ा सा स्वर्ण बसंत मालती मिलाइए, ठीक है, और थोड़ा सा गिलोय हाँ जी सत्व मिलाइए, और उसमें हाँ थोड़ा जी। सा आप सुदर्शन, है ना, सुदर्शन घनबटी का चूर्ण या सुदर्शन जो है सुदर्शन पाउडर मिलाइए, और साथ में यहाँ पे अगर थोड़ा पॉसिबल हो सकता है तो पित्त पापड़ा का चूर्ण, ठीक है मैम, और अच्छा थोड़ा अच्छा। गिलोय हाँ जी हाँ सत्व जी। जरूर, हाँ गिलोय सत्व, और जैसे धमासा या धमासा अगर मिल जाता है यहाँ पे, और कुटकी और धमासा, तो मैं क्या करती हूँ, मैं तो पूरा उसका फिर जैसे स्वर्णप्राशन का एक लेहन बना लेते हैं, वो बना देते हैं, और मुहुर मुहुर पेशेंट को 2-2 घंटे में आप एक एक चम्मच दे सकते हो, तो उससे क्या है, उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट भी मिलेगा, और ये हमें जो है एंटीवायरल ड्रग्स देनी होती है तो पेशेंट के लिए पैलेटेबल होता है, और षडंग नहीं पानी, अनुपान षडंग पानी करिएगा। हाँ जी, इस वक्त जो है ना फीवर तो हो गया, 3 दिन से नहीं है फीवर। वेरी गुड पर वेरी गुड। वही है कि जो उसके बाद जो होते हैं प्लेटलेट काउंट जाना शुरू हो जाता है नीचे। हाँ मैम, तो तो वही मैंने कहा ना, अजय कल दुग्ध तक। और हाँ, स्वर्ण योग ऐड करिए, स्वर्ण योग ऐड करना पड़ता है थोड़ा। अच्छा अच्छा। एज कल कितना है? आज फिर एज 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 उनकी काफी, एज उनकी 78 है। कोई बात नहीं मैम, वो अभी 78 है, हम लोग को तो लाइफ सेव करना है, तो वहाँ पे हाँ आप स्वर्ण वसन मालती ऐड कर सकते हो। हाँ। आज हाँ तो हमने योगेंद्र रख दिया था, वो बैल पे ठीक है, घबराहट बहुत ज्यादा हो हाँ रही है, हाँ वो भी तो अच्छी बात योगेंद्र है। रख हाँ दिया है। हाँ अभी, हाँ तो तो आप देखिएगा, स्वर्ण आप हाँ कितना है ठीक। आज की काउंट, आज की काउंट कितना था मैम? आज का है 60। 50, कल कितना था? नहीं मतलब कल 40 हो गया था, कल अच्छा शाम को 40 हो गया था। आज जो हाँ, है करवाया, दोपहर में करवाया था, जी जब उनको घबराहट बड़ा ज्यादा होना शुरू हो गई, पर फिर भी काउंट उनका 60 था। तो हाँ मतलब फिर हमने कहा कि चलो फिर तो इम्प्रूव ही है 40 से अब, क्योंकि वही दे रहे थे अनार और उसका अनार और पपीते के पत्ते और गिलोय, ये नहीं आप, दिया। हाँ आप अच्छा कर रहे हो, लेकिन मेरे हिसाब से थोड़ा सा अगर से आप फीवर एवर नहीं आ रहा है तो सुदर्शन आप हटा सकते हो, लेकिन आप इनको लेहम बना के इंदु उसमें थोड़ा फिर ये शहद कुटी अभ्रक मिला दीजिएगा, अगर आपको ये ठीक नहीं है, ये मिलाना है। क्या देना, हाँ इंदुकांतम कषाय देना है घृत ना? आता, हाँ इंदुकांत घृत भी आता है, इंदुकांतम कषाय भी आता है, तो ऐसे में क्या करना है, क्योंकि अभी शरद ऋतु चल रहा है और विरेचन भी अच्छे से होना चाहिए, और पेशेंट को थोड़ा सा जैसे आप बता रहे हो फीवर है, तो हाँ जी इंदुकांत घृत में ही थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, सारी मेडिसिन को एक बार खरल करके और उसमें मिला देते हैं, है ना, उसके डोज के ठीक। हिसाब से, जैसे अभी आपको एक ही डोज बनाना है, आप ये समझिए आपको एक ही डोज बनाना है, तो आप ज्यादा मत लीजिए, आप एक एक चम्मच के हिसाब से आपने 10 से 15 ग्राम घृत लिया, 125 mg उसमें स्वर्ण वसंत मालती डाल दिया, 500 mg उसमें गिलोय सत्व डाल दिया, 125 mg या 250 mg आप उसमें थोड़ा सहस्त्रकुटी मिला दीजिए, और इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि जो चूर्ण मिलाना है हमें काष्ठ औषधियों का, वो भी मात्रा कम ही मिलाइए, क्योंकि पेशेंट को लेने में दिक्कत होती है, तो ऐसे में मैं क्या करती हूँ, सारी औषधियों का चूर्ण मिला के 1 ग्राम बना देती हूँ, जैसे उसमें मैंने अभी आपको बताया कि आप धमासा अगर आपको मिल जाए, कुटकी मिल जाए, थोड़ा सा कालमेघ ऐड कर दीजिएगा, और थोड़ा सा जो है इसमें आप ये ज्यादा हो तो आप सारीबाई ऐड कर दीजिए, या पित्त पापड़ा सबसे बेस्ट रहेगा, ये चार को आप 250 mg करके ही 1 ग्राम ऐड कर दीजिए, और ये एक डोज दीजिए, और आप देखिए उसके बाद जैसे मैंने आपको कहा कि जो दूध आप बना रहे हो ना उसमें थोड़ा सा मुनक्का डाल दीजिए और थोड़ा शुंठी डाल के उसको उबालिएगा, और उसको दूध के उनकी साथ, उनको सूट नहीं करेगी, तो उनको शुंठी बहुत एसिडिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो आप उनको जलन मुनक्का दे होती रहती है। सकते, मुनक्का ले हाँ लेंगे मतलब ना, मुनक्का के साथ हाँ, दे दीजिए, है ना, तो मुनक्का के साथ ऐसे दूध उबाल है के। उसके साथ ना उनके वो काउंट भी बहुत ज्यादा आ रहा है उसका,
क्या? SGOT-PT भी 90 के आसपास आ रही है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो काल तो में कुटकी इसलिए काम करेगा, काल में और कुटकी यहाँ पे काम करेगा, आप दीजिए अभी, ठीक है? आप भेदन एक कर्म बार आप करेगा। रिपीट कर दीजिए, मुझे ना वो आवाज ही नहीं आई इतनी देर, वो जो आपने बताया क्या डालना है इंदुकांतम घृत में। अच्छा, इंदुकांत घृत की एक डोज आपको बता रही हूँ। एक डोज हाँ में जी। मतलब आपने 2 चम्मच आपने लिया, मतलब 20 ग्राम तक ले लिया है ना घृत। हाँ जी। उसमें आपने 125 mg की स्वर्ण बसंत मालती डाला, ठीक है? और उसमें आपने जो है दूसरे नंबर पे मैंने आपको बताया कि अब सहस्पति अबरक भस्म, तो वो हाँ आप जी। 125 mg डालिए। उसके हाँ साथ जी। में 500 mg गिलोय सत्व डालिए, ठीक हाँ है? और जी। थोड़ा सा 125 mg यहाँ पे बंग भस्म भी मिला दीजिए, 125 mg। और इसके हाँ जी। साथ में कालमेघ, कुटकी, धमासा, ठीक है हाँ मैम? जी। और बायबीडंग, ये 4 ले लीजिए आप। काल में कुटकी, धमासा, बायबीडंग, इनको चारों को 1 ग्राम बना लीजिए, मतलब इनको एक सम मात्रा में लेके इन पाउडर बना के 1 ग्राम इसका लेके और आप इसी मिश्रण में मिला दीजिए। अच्छा। ठीक है? और हो सके तो थोड़ा आप इसमें मधु भी मिला सकते हैं अगर वो डायबिटिक नहीं है तो। हाँ हाँ, नहीं डायबिटिक तो नहीं है, बहुत मीठा दे रहे हैं, शुगर बहुत ज्यादा दे रहे हैं हर चीज में। नहीं तो थोड़ा पैलेटेबल होता है ना मैडम, ऐसे केसेस में, हाँ क्योंकि हाँ, बहुत वो ज्यादा पित्त कुपित मीठा हो चुका खाते है। हैं तो। हाँ, हल्का मिला सकते हैं जैसे एज ए टेस्ट के लिए, और नहीं अगर हाँ ऐसे हाँ। ले पाए तो उसको देखिए और पहले सड़न पानी से ही पिलाइए, और उसके हाँ थोड़ी जी। देर के बाद इसको आजा दूध दीजिए, 50 ml 70 ml जितना पेशेंट ले पाए। फिर 2-2.5 अच्छा घंटे अच्छा 3 घंटे के बाद इसको हम मुहुर्मुहु रिपीट कर सकते हैं। अच्छा, ठीक। 24 घंटे में देखिए आपका प्लेटलेट बढ़ेगा। देखिए कम से कम 100 ml अजादुग दिए पी लें, है ना? हाँ मतलब हाँ, 2 या 3 बार में पी लें। जी मैम। ठीक है, सुबह शाम कर देंगे, जी मैम। 2 बार दे देंगे। ठीक है, थैंक यू मैम। थैंक यू सो मैडम वो इंदुकांत का जो कंपाउंड आप बताया वो मुहुर्मुहु देना है या ये ट्वाइस डेली ऐसा कुछ करना है? चलिए सर, जैसे डिपेंड कर रहा है ना पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंगली। आप जो सारे पेशेंट को हम लोग ऐसे नहीं देते हैं। अब इस तरह का जैसे 75 ईयर्स के हैं, प्लेटलेट काउंट, डेंगू फीवर, वीकनेस ज्यादा है, तो पेशेंट को आप इस तरह से पाउडर वगैरह या दवा देते हैं तो पेशेंट पैलेटेबल नहीं हो पाता है, समटाइम्स वॉमिटिंग या ठंड लग रहा है, बुखार ज्यादा आ रहा था या वीकनेस ज्यादा है, तो ऐसे एज ग्रुप के हिसाब से हम लोग दे सकते हैं, मुंह दे सकते हैं दिन में 4 बार 3 बार 5 बार पेशेंट के अकॉर्डिंग। और नॉर्मल पेशेंट होता है तो उसको उसके हिसाब से तो फिर हम जैसे डोज बनाते हैं वो टीटीएस डोज में ही भी दे देंगे, 3 मात्रा में भी, तो आराम मिल जाएगा। राइट, जी सर। जी, और किसी को कुछ बोलना है तो कृपया बोलिए। किसी का और केस है तो बताइए कृपया। हेलो। हाँ जी बताइए। डॉक्टर प्रणाम नरेश सर कुमार जी। जी। हाँ प्रणाम सर। आप कहाँ से बोल रहे हैं सर? हरियाणा से सर। जी बताइए सर। सर जी, एक मेरा मित्र है, एज होगी लगभग 40 वर्ष जी। उन्हें काफी सालों से सर जैसे देखने में दिक्कत है जी। बहुत, मतलब बहुत ही पास, जैसे आंखों के सामने से तो बहुत थोड़ा बहुत दिखता है, वरना उसे कुछ नहीं दिखता। अभी आपके पास बैठे हैं क्या? नहीं, पास तो नहीं है, वो अभी मेरे से दूर है। जैसे आज मैंने उसके बारे में सुना, हो रही है तो वास का शादी के बारे में, तो हाँ। मुझे ध्यान आया, तो मैं कोशिश करता हूँ सर अभी उसे लिंक भेजने की। अगर वो हाँ। जुड़ता है तो फिर आप देख लेना, कुछ पूछ लेना उससे। अगर जी बराबर। ठीक है सर, थैंक यू, मैं कोशिश करता हूँ। ठीक है। ओके सर। और बताइए डॉक्टर रवि कुमार जी कैसे हैं सर? बनारस के डॉक्टर रवि कुमार जी। सर प्रणाम, आपका आशीर्वाद है सर। आपका तबीयत ठीक है? सर कुछ सर्दी जुकाम हो गया है। अच्छा, सर्दी जुकाम हो गया है। जी जी, सीजनल है सर। जी। एक डॉक्टर विनीता चौहान जी आई हैं, एक डॉक्टर खुशी जी आई हैं। कृपया कुछ बताइए आप लोग। प्रणाम सर। डॉक्टर विनीता जी आप बोलिए कृपया। सर अभी तो मैं बाहर आई हूँ, उत्तराखंड आई हूँ। आप कहाँ से बोल रही हैं? सर मैं वैसे गाजियाबाद से हूँ, लेकिन मैं अभी उत्तराखंड आई हूँ मम्मी पापा के पास। तो मैंने यहाँ पे सर एक चीज नोटिस की, यहाँ पे जो 40 ईयर्स से अबव हैं, ओल्ड एज वाले हैं,
मतलब ऐसे ही मिलने जुलने गई थी रिलेटिव से दीपावली में, वही सब चल रहा है। तो मैक्सिमम लोगों के पैर के नीचे जलन हो रही है, उनको जब वो ठंड में रखते हैं तो फिर उनको आराम मिलता है। तो पित्त का काल है ही ना, तो दाह तो होगा ही, बढ़ा हुआ है। हाँ सर, मतलब काफी लोगों को ये परेशानी है तो आप कि गुड़ूची का स्वरस बना के पिला दीजिए, दाह ठीक हो जाएगा। जी सर। हाँ, कुछ तो ऐसे तिक्तात्मक चीज दे देंगे ना, और हमें बताइए भी, ऐसे भागिए मत, मतलब हमें बताइएगा कि क्या फायदा। ठीक है सर। इसको सर यूरिक एसिड से भी कोलेट कर सकते हैं। यूरिक एसिड नॉर्मल है सर, जो मैंने पूछा था। कुछ एक दो लोग तो डायबिटिक हैं, एक दो लोग मतलब नॉर्मल है, मतलब डायबिटिक नहीं है, ओल्ड एज वाले हैं। और मैडम मैंने जो ऑब्जर्वेशन किया है कि यूरिक एसिड विद इन नॉर्मल लिमिट में रहने पर भी, और यदि हायर साइड में है नॉर्मल रेंज में, तो भी सिम्टम पहले आने लगते हैं। और यूरिक एसिड जो नॉर्मल काफी देर बाद तक बढ़ता है, सिम्टम पहले आने लगते हैं। तो जरा ये भी आप चेक करिए कि यूरिक एसिड नॉर्मल रेंज में तो है, पर हायर साइड में है कि नहीं है। ठीक है सर, ठीक। मैम वैसे सारों में यूरिक एसिड भी नहीं होगा, मगर यूजुअली आप उनमें देखिए लीफी वेजिटेबल्स खाते हैं कि नहीं खाते हैं, क्योंकि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी एक बहुत बड़ा रीजन है न्यूराइटिस होने का। मैम पहाड़ में लीफी वेजिटेबल ये लोग मतलब हमेशा ग्रीन वेजिटेबल खाते हैं, इसीलिए इन लोगों का हीमोग्लोबिन अच्छा होता है। तो वो एक मतलब वो फैक्टर तो हो नहीं सकता, क्योंकि लीफी वेजिटेबल हमेशा खाते हैं। हाँ, वो थोड़ा सा देख लीजिए, और थोड़ा सा आप देख लीजिए B12 का भी करा के ना, तो उसमें भी होगा। और एक बार सर ने यहाँ पर ही प्लेटफॉर्म में बताया था कि ये जो एरंड तेल होता है उसकी मसाज कर दें, तो वो भी जलन के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। क्या त्यागी सर ने बताया था मुझे, जहाँ तक याद आ रहा है। ठीक है तो मैम। अब उशीरा सब और चंदन बड़ा लाक्षादी ये सब काम करेगा इसमें? नहीं, वो तो करेंगे ही करेंगे। आप प्रवाल पेस्ट्री है, आप गिलोय सत है, उसीरा सब है, ये सब तो इफेक्टिव होंगे ही होंगे। बट B12 वाला भी आप एक पोर्शन देख लीजिएगा। और मसाज के लिए त्यागी सर ने एक बार बताया था कि इसका लिए, तो वो भी एक आप करके देख लीजिए और बताइएगा रिजल्ट जरूर से कि क्या हुआ नहीं। ठीक है मैम, थैंक यू। डॉक्टर साहब, आप दोनों लोगों को मैं ठीक करना चाहता हूँ थोड़ा सा। लीफी वेजिटेबल्स में विटामिन B12 नहीं होता है। विटामिन B12 की सोर्स जो है वो नॉन वेज होती है, तो आप ध्यान रखिए। या फिर जो थोड़ा बहुत मिलता है वो आमंड से मिलता है, जो हमारे ड्राई फ्रूट्स होते हैं, बस दैट्स ऑल। तो लीफी वेजिटेबल्स से हीमोग्लोबिन बेटर हो सकता है, लेकिन विटामिन B12 की सोर्स जो है वो केवल जो है अधिकतर जो है वो नॉन वेज होती है। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है। और किसी को कुछ बताना है तो बताइए कृपया। होता है B12 आवाज क्लियर नहीं आ रही है। हेलो सर। डॉक्टर विक्रम सिंह मीना जी, आप कुछ बताना चाहते हैं क्या सर? डॉक्टर विक्रम सिंह जी। एक डॉक्टर अंजू जी आई हैं। अंजू जी, आप कुछ बोलना चाहती हैं तो कृपया बोलिए। जी सर। हाँ जी, बताइए सर। डेयरी प्रोडक्ट में भी होता है B12, पनीर में होता है, मक्खन में होता है। ठीक है। डॉक्टर अंजू जी, आप कुछ बोलना चाहती हैं, बताइए कृपया। जी सर, अभी तो सर कोई नया केस तो नहीं है, पुराने ही चल रहे हैं अभी सर। तो पुराने केसेस कैसे सॉल्व हो रहे हैं ना आपके? जी सर वो था ना मेरा आम वात और वात रक्त वाले में थोड़ा कंफ्यूजन, वो अभी मुझे क्लियर हो गया कि वो वात रक्त का ही है पेशेंट को। कैसे क्लियर हुआ वो बताइए, कैसे? जी सर, सर मैंने माधव निदान में उसके साइन सिम्टम्स पढ़े ना, जो उनकी पैर के अंगुष्ठ मूल से उनका जो पेन जो है वो स्टार्ट हुआ था, संचारी वेदना हो रही है, उसको दाह हो रहा है, पित्त के सारे सिम्टम्स है उनको, सारा पढ़ा मैंने सर उसमें वात रक्त का। वो सारे सिम्टम, जैसे रात में ज्यादा वेदना हो रही है, RA फैक्टर भी करवाया फिर मैंने उनका, वो नेगेटिव है अभी। फिर वात रक्त के सारे सिम्टम है ना? जी सर। जी जी हाँ, तो ठीक है ना। जी सर, अभी वही शुरू किया है फिर मैंने। बहुत बढ़िया, आप ऐसे ही करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। आपको शुभकामनाएं।
बताऊंगी उसका मैं आगे जो भी होगा। ठीक है, एक डॉक्टर कृष्णा जी आए हैं। डॉक्टर कृष्णा जी, कृष्णा नाम लड़की का है कि लड़के का, मुझे ये नहीं मालूम है, इसके लिए क्षमा करिए। एक डॉक्टर कृष्णा जी हैं, वो कृपया अपने बारे में बताइए। नमस्कार सर। अच्छा, सॉरी, मुझे लगा कृष्णा। कृष्णा नाम दोनों का होता है, मतलब भगवान का नाम है तो दोनों लोग का नाम होता है। जी बताइए, आप कहाँ से हैं कृष्णा जी? सर हरियाणा से। जी, आपके पास कोई केस आए होंगे जो आपने ठीक कर दिया या डाउट होगा तो बताइए। हाँ सर, एक है ना बर्न का केस है। जी। लेग पर बर्न हो गया था, जैसे ना गर्म पानी गिर गया था, जी। तो 2nd ग्रेड बर्न हो गया सर। मैं उसके बारे में पूछना चाह रही थी, क्या करना चाहिए? पानी गिर गया था तो आपने क्या दिया दवाई? मैंने तो डॉक्टर साहब बस अभी ये त्रिफला और नीम से धोना बताया था, और करिए, उसके और बाद शतोद्गृत मिलेगा आपको उधर। शतोद्गृत। हाँ, वो लगा दीजिए, और नहीं तो गूगल पे टाइप करें, कैलाश जीवन मिलता है, कैलाश जीवन लगा देंगे ना पूरा ठीक हो जाएगा। नहीं तो सर्ज रस मलहम मिलता है, वो लगा दीजिए। ठीक है सर। हाँ, इस पे किसी को कुछ बोलना है? बर्न के केस में गर्म पानी गिर गया है तो क्या देना चाहिए? सर ये बर्न के बाद अगर निशान रह जाता है तो उसमें भी एक कैलाश जीवन लगाने का बता 100% पूरा ठीक कर देता है। अच्छा, वो पूरा जो उसका निशान रह गया वो ठीक हो जाएगा? वो ठीक हो जाएगा, पूरा नया स्किन आ जाता है उससे। जी थैंक यू आप कैलाश जीवन का यूज करके देखिए, आपके पेशेंट में बहुत अच्छा फायदा होगा। और किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए। डॉक्टर अजय सिंह गुर्जर जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं सर? डॉक्टर अजय सिंह जी, मैं देखिए आज सभी को बुला रहा हूँ। जी सर, नमस्कार सर। हाँ देखिए, एक भी कोई छूटेगा नहीं, आज सब लोग आएंगे आज। जी बताइए। हाँ प्रणाम, बताइए। जी सर जी, मुझे आपसे ही पूछना है अपने लिए। हाँ। सर जी, मुझे आपकी तरह मोटा होना है। मोटा होना है मेरे तरह? हाँ, तो आपसे ट्रीटमेंट चाहता हूँ सर। हाँ ठीक है, आप अपना फोटो भेज दीजिए ग्रुप में, अगर आप ग्रुप में है तो मैं देख के बताऊंगा क्या दवाई दे सकते हैं। सर ग्रुप में तो नहीं हूँ सर, यही हिस्ट्री दे सकता हूँ क्या? हाँ इधर भी दे सकते हैं। आप हैं क्या अभी? वीडियो ऑन करिए, हम देख सकते हैं आपको। 1 मिनट सर। वीडियो ऑन करिए। चलिए देखिए, हमको इनको हेल्दी बनाना है मेरे जैसा। देखिए, हाँ जी सर नमस्कार। हाँ नमस्कार। किसी को केस टेकिंग करना है क्या इनका? डॉक्टर अनुरिता जी, इनका केस टेकिंग करिए ना कृपया। डॉक्टर अनुरिता जी सुन पा रही है क्या? पुणे की डॉक्टर अनुरिता जी शायद नहीं सुन पा रही है। Sorry sir, I'm in the guest. I won't be able to attend it. Sorry sir. ओके नो प्रॉब्लम। इनका केस टेकिंग कौन करेगा? डॉक्टर शुक्ला मैम, आप करेंगी इनका केस टेकिंग? शायद मैम यस भी। सर। आप केस टेकिंग करिए ना इनका। हाँ जी सर। हाँ डॉक्टर साहब, आप बताइए आपकी वेट कितना और हाइट क्या है आपकी? जी मैम, हाइट तो 5'5" है लगभग, और वेट 46 है अभी। ये बस पिछले काफी 8-10 सालों से 48 तक ही जाता है, इससे ऊपर नहीं जाता। ओके सर, तो मतलब आप बचपन से ही ऐसे ही आपका रहा, या आप कभी वो अपने वेट पुट ऑन किया भी था? नहीं, ये 10 साल पहले तक तो ये मतलब 49-50 तक ही मैंने याद है मुझे, बस उससे ऊपर तो नहीं रहा। और तब से फिर स्टेबल ऐसा ही रहता 48-49। और उसके बाद से फिर ये पेट से ग्रहणी संबंधित कुछ समस्याएं होने लगी, हर विहार इधर उधर होने की वजह से। तो उसके बाद कुछ समय रहा तो फिर लूज भी हुआ, 45 तक चला गया। फिर थोड़ा कभी नेचुरोपैथी में चले गए, कभी इधर उधर कुछ दवाएं ले ली, ऐसे करके तो वो उसमें कुछ ज्यादा लाभ नहीं मिला। फिर उसके बाद जब स्वयं आयुर्वेद अध्ययन करने लगे धीरे धीरे, तो फिर धीरे धीरे खुद ही अब जाके सुधार पाए हैं। जो दिक्कत रहती थी ग्रहणी की, ज्यादा नहीं रहती थी,
ये होता था कि खाने के बाद रैपिंग जाना पड़ता था एक बार डेली, कुछ समय तक ऐसा चला। ओके। तो बस यही रहती थी, आम रहता था काफी। तो अभी तक तो काफी मतलब कंट्रोल कर लिया है, लगभग 3-4 महीने या 6 महीने से, मतलब अब वैसा कुछ नहीं होता खाने के बाद जाना। हाँ, कभी कभार 15-20 दिन, 1 महीना में एक आध बार जाना होता है, लेकिन आम मल रहता है। तो ओके उसके सर। लिए कई चीजें पहले तो जिनके गाइडेंस में रहे उनसे लेते रहे इधर उधर, लेकिन धीरे धीरे जब शास्त्रोक्त अध्ययन चालू हुआ, आयुर्वेद पढ़ते गए, तो समझ में आया कि नहीं, ये कुछ भी करते रहते हैं। तो फिर खुद से अध्ययन करते करते, आप सभी गुरुजनों के सभी सानिध्य में रहते रहते, तो खुद से जो समझ में आया, धीरे धीरे दीपन पाचन वगैरह लेके, और हाँ, हेतु सेवन काफी समय से सब कुछ अवॉइड करके, और अपने में इतना सुधार किया है कि ठीक है, सामान्य आहार विहार घर का चलता है खाना। कभी हैवी भोजन हो जाता है तो फिर आम मल हो जाता है, या एक आध बार खाने के बाद मोशन 1-2 बार कभी जाना पड़ता है। तो अभी काफी समय से तो मेंटेन कर रखा है मैंने, लगभग 1-2 साल से खुद ही मेंटेन कर रखा। बस अब वेट एज कितनी है आपकी? 28 में चल रहा है, 27 हो गए। अच्छा, 27 हो गए, 28 में आप चल रहे हैं। ओके सर। तो आपका मतलब अब तो आपने जब से मतलब आपका खुद आपने कोर्स किया है, कहाँ से किया है सर आपने? मैम कोर्स नहीं किया है, मैं बस मतलब गुरुजनों के सानिध्य में ही मतलब अध्ययन करता हूँ, अच्छा। क्योंकि आयुर्वेद में इंटरेस्ट रहा है। कोर्स करने की प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हो पाया, कई सारी वजह से, घरेलू भी, फाइनेंशियली और भी। अच्छा, तो आप अपना मतलब किसी के अंडर में काम, तो आपका काम मतलब क्या मेडिकल से ही कर रहे हैं या बस? हाँ, या यही स्वयं अध्ययन कर रहे हैं, और बाकी जितना सीखा है उसमें से अपने टच में और अपने घर में जो भी मतलब रहते हैं, तो उनमें जो हो पाता है, जितना जानते हैं उतना, बस। ओके ओके। अच्छा, तो आपका मतलब वैसे प्रोफेशन आपका क्या है? आप क्या कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं या अभी स्टडी भी कर रहे हैं? मैम कुछ नहीं, यही केवल आयुर्वेद ही कर रहा हूँ बस। और अच्छा, आयुर्वेद का ही कर रहे हैं। हाँ, कुछ समय रह के बाहर जाके, मतलब जहाँ सीखने गया था, तो वहाँ रह के वहीं प्रैक्टिस की, वहीं क्लिनिक में गुरुजी के अंडर में रह के कुछ समय प्रैक्टिस की, 1 साल लगभग। और उसके बाद वहां से आके फिर घर पे ही अपना ये चल रहा है, मतलब। ठीक है, ओके सर। तो आप अपना रूटीन बताएंगे सुबह से, जैसे आपका क्या रूटीन है? मैम रूटीन यही रहता है कि मॉर्निंग में 6-7 बजे के बीच में उठना हो जाता है, मतलब 5 से 7 के बीच में हमेशा लगभग रहता है, बस सर्दियों में ये 7 तक जाता है, बाकी नहीं तो 6 बजे तक तो हो ही जाता है, इससे ऊपर कभी नहीं जाता। मतलब आयुर्वेद को भी मैं लगभग 8-10 साल से, मतलब शुरू से ही इंटरेस्ट रहा है, स्कूल के बाद, 12th के बाद से। तो आहार विहार के नियम फॉलो करना, बाहर का कुछ भी नहीं लेना, और यही आयुर्वेद के इंटरेस्ट के चलते मैं बता दूं क्या, लगभग 10-12 साल से मैंने आज तक एक सिंगल पैरासिटामोल भी नहीं खाई अपने लिए। और पिछले मतलब वही जब से होश संभाला है, लगभग 11-12 के बाद से, मतलब 2012 से 11-12 से, उससे पहले तक का मुझे याद नहीं है, और तब से लेके आज तक कोई भी एलोपैथिक मेडिसिन मैंने आज तक नहीं खाई है। बहुत अच्छी बात है सर। सर, आपको ये गृहिणी की प्रॉब्लम आपको कब से हुई थी? मैम ये मैंने अपनी हिस्ट्री याद करना चाहा तो स्कूल टाइमिंग में थोड़ा सा वो रहता था, जिसके हेतु है, तो जैसे सुबह कुछ खा के नहीं जाना, और 10-11 बजे भूख लगी जाती है जनरली, तो वहां पर अवॉइड करना, 12 बजे स्कूल से छुट्टी होना, फिर 1 बजे आके खाना, मतलब कि वही है कि समय निकल जाने के बाद फिर आके बहुत तेज भूख लगती है, तो मैं बाहर का खाता नहीं था, समोसे वगैरह बाहर का, तो सीधा घर ही आके खाता था, लंबा समय हो जाता था। अच्छा। वहाँ मुझे थोड़ा थोड़ा याद रहा कि वहाँ थोड़ा थोड़ा आम वगैरह इस टाइप का थोड़ा होने लगा था उस समय। फिर वो पूरा होने के बाद 2012-13 के बाद फिर धीरे धीरे घर का ही चलता रहा, तब तक ज्यादा ये समस्या नहीं थी। फिर 12th के बाद में थोड़ा सा पढ़ाई को लेके मतलब थोड़ा भटकाव रहा, क्योंकि समय मैंने 12th वगैरह ये सब मैं मैथ साइंस से की थी। फिर 12th के बाद तक जानकारी नहीं थी, तो फिर मुझे आयुर्वेद में इंटरेस्ट था, तो कोई जानकारी नहीं थी, इसलिए मैं इधर उधर भटकता रहा, थोड़ा नेचुरोपैथी में एडमिशन ले लिया,
ओके सर। तो तो आप स्ट्रेस खाना वगैरह चबा रहा के, मैम। ओके, प्रॉपर तरीके से चबा के खाते थे खाना, या मतलब जल्दी हाँ जल्दी हाँ, बस ऐसे? नहीं नहीं, ये सारे थोड़े थोड़े नियम ये सभी हैं मेरे, ये सभी ठीक ठाक रहे हैं। मतलब भोजन अच्छा चबा के खाना, समय पे खाना, घर का सादा भोजन लेना, अच्छा, ये और आपकी आदत थी। सारी अच्छा, चीजें। हाँ, ओके सर। और दिन में सोने का क्या है कुछ आपका? नहीं, दिन में भी नहीं सोना है, ये सब नहीं रहा। और मतलब कभी रात्रि कभी किस पहले समय? रहा है, हाँ, रात्रि जागरण भी नहीं रहा। रात्रि जागरण भी नहीं रहा। और नहीं, खाना खाने के बाद कितनी देर पानी वगैरह का कैसे आपका है? पानी का मतलब काफी समय से तो सब मेंटेन है। कुछ समय हम्म लगभग 3-4 साल पहले ये था कि पानी बीच में कुछ साथ नहीं लेना और उसके 1.5-2 घंटे बाद पानी लेना, ये ऐसा हम्म सुना था जब आयुर्वेद शुरुआत की थी, मतलब हम्म। पढ़ने सुनने की। फिर धीरे धीरे शास्त्रों जानने लगे तो 2-3 साल से तो सब मेंटेन है। आपने अपने भोजन में नियम थोड़ा बनाए। बहुत, थोड़ा थोड़ा बीच में उससे पानी। पहले थोड़ा सा था गड़बड़, हाँ, है ना? हाँ। तो सर उससे खाने पहले में आप थोड़ा बहुत यूजुअली क्या क्या खाते हैं आप लोग? मैम सभी सब्जियां, दाल, रोटी, चावल, बस ये अच्छा, सामान्य नॉन वेज खाना वगैरह तो नहीं खाते? है। नहीं, कुछ नहीं। नॉन वेज नहीं खाते। नॉन वेज भी दूध नहीं। वगैरह का क्या है? दूध वगैरह पहले लेते थे, थोड़ा बहुत पहले भी लेते थे, हम्म और बीच में जब मुझे गृहिणी की दिक्कत हुई, मैं बाहर रहा आयुर्वेद सीखने के लिए, तो वहां पर भी मैंने दूध का सेवन किया है, हम्म। और दवाएं भी लेते रहते थे। दूध वगैरह वहां पीता रहता था मैं पहले। ओके, तो वो दूध भी पीने से आपको मोशन वगैरह में कोई दिक्कत थी, आपको समस्या रहती थी? हाँ, आम बनता था। सुबह मोशन होते थे, जैसे ही कुछ दवाई खाते थे खाली पेट, और जैसे हरी की वगैरह, अजवाइन, शुंठी, इनका योग बना के देते थे वहाँ गुरुजी, हम्म। तो वो खाते थे। लेकिन फिर जैसे ही 9 बजे भोजन किया, और तो उसके बाद तुरंत मोशन जाना पड़ता था। फिर कभी दिन अच्छा, में कभी ऐसा तो पेट हुआ। में दर्द वगैरह रहता था, या बस ऐसे ही बस एक फीलिंग आई, नहीं, या मरोड़ मरोड़ा होके फीलिंग आई, मरोड़ हो गया फीलिंग था? आई। हाँ, हल्का सा मरोड़ होके और मोशन हो जाता था कभी वहाँ। रक्त, जी, हाँ सर, रक्त वगैरह तो नहीं आया कभी? ब्लीडिंग वगैरह तो नहीं हुई, जैसे पर रेक्टन कुछ कभी, या म्यूकस के साथ ऐसा? नहीं नहीं, नहीं। ओके सर। कोई और ब्लीडिंग नहीं हुई, बस अर्थ के सिम्टम आते थे। ओके सर, ये बताइए आप जो है ड्राइनेस आपकी बॉडी में? ड्राइनेस तो मैम ऐसे ड्राइनेस ऐसे तो नहीं रहती, सर्दियों में थोड़ी होने लगती है, तो थोड़ा वो जो नहाने के बाद तेल लगाते हैं उससे नॉर्मल रहती है। ऐसे अलग बहुत ज्यादा ड्राइनेस नहीं रहती। हाँ मैम, अच्छा। फंगल इन्फेक्शन मुझे हुआ था 4-5 साल पहले, तो वो भी आयुर्वेद से लेके ठीक हो गया, पर वो हर बारिश में रिपीट होता है। और अच्छा। तो पहले शुरू में बहुत ज्यादा था, अब ज्यादा नहीं होता, हल्का सा मतलब ऊपर से ये झड़ता है खुजलाने पर, पेट पर और पीठ पर रहता है, और अब बालों में डंडक बन जाता है, हर बारिश में बन जाता है। ओके सर। तो ईचिंग वगैरह रहती है जो फंगल जो आपको है, ये आपको ये नहीं, बालों में रहती है केवल कभी, और अच्छा। ऐसे नहीं रहती। चेहरे पे हो जाता था, यहाँ यहाँ हो जाता था, लेकिन वाइट वाइट हाँ, दिखता था, हो ऐसे जाते हैं। नहीं हाँ। होती थी। बस उसको कभी खुजलाने पर होती थी। बाकी फिर यही कभी कुछ उपाय, कभी कुछ उपाय, कभी कायाकल्प तेल पतंजलि का ये सब यूज करना, कभी कुछ करना, ओके, तो इससे थोड़ा तो बहुत कोई कंट्रोल हो जाता है, और बारिश खत्म होने के बाद दिक्कत नहीं अपने होती आप ठीक हो बाकी जाता दिन। है? अच्छा, मतलब आपने मेडिसिन कुछ हाँ थोड़ी फिर, मोड़ी लगाई और फिर ठीक हो जाता है? तो कोई आपके, हाँ मतलब वो फ्लैक्स से निकलते हैं आपकी बॉडी पे, कभी भी ये तो नहीं है कि कोई दाना बना, कोई कल और उसमें से सिक्रीशंस आ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। कुछ नहीं है। हाँ, ओनली वाइट वाइट दिखता है, जो वो भी ध्यान से देखने पर और उसको वो करने पर, रब करने पर। आपको भूख ठीक लगती है अच्छी सी आपको, या मतलब खाने का टाइम हो गया तभी खा रहे हैं, ऐसा? नहीं, ऐसा नहीं है, मैं फॉलो करता हूँ, भूख अच्छी लगती है तभी खाता हूँ। ओके। लेकिन एक जो आम की कंडीशन में जो भूख होती है, मतलब जो नॉर्मल भूख नहीं रहती, आम में क्या होता है कि वो भूख फीलिंग होती है, हाथ पैर कपने लगते हैं ऐसा, तो वो feeling वही है, खाना खा लिया, हालांकि हाँ। खान भोजन वही सुबह ऐसा भूख लगने पर ही, मतलब 10-11 बजे ये करना,
पहले कभी जैसे कोचिंग वगैरह भी मैंने की इसके ये करने के लिए, मेडिकल के लिए, तो सुबह सुबह जाना तो वो भी भूख लग जाती थी तो खा के जाता था 8-9 बजे, फिर 12 बजे खाना, मतलब समय पे खाना। ऐसा अध्ययन वगैरह ये सब नहीं किया मैंने, नहीं कर सकता। ओके सर। हाँ मतलब ये इसमें चीजें मैं ज्यादा परेशानी सबसे हुई, मैं बताना चाहूंगा कि मैं बाहर गया था 3-4 साल पहले यूपी में रहा हूँ, तो वहाँ यही होता था कि बिना मतलब सुबह सुबह खूब दूध पी लेना 1-2 गिलास, और वो खुद से नहीं, वहाँ मजबूरी में जहाँ रहता था वहाँ करना पड़ता था उस वजह से, और कुछ भी पेड़े खा लेना जरा जरा। वहाँ यूपी में एक चलन है कि बिना कुछ खाए पानी नहीं पीते, पानी नहीं पिलाते, तो वहाँ पानी पियो तो कुछ पेड़े खा लो या कुछ भी खा लो, कुछ ना कुछ खा के पानी पियो। तो वो अजीर्ण आसन वहाँ हुआ, और फिर 2-3 बज गए तब तक भोजन नहीं मिला, फिर भोजन मिलना, उल्टा सीधा ये खाना, ये सब रहा विस्मासन वगैरह सब, जिसकी वजह से आप ओके सर। हाँ तो कुछ वहां से ज्यादा मैं एक्सरसाइज परेशान हुआ। ओके, एक्सरसाइज और वगैरह भी करते हो आप? हाँ कोशिश मैं करता था, लेकिन उससे भी मुझे प्रॉब्लम होने लगती, मतलब कुछ दिन किया, 8-10 दिन 15 दिन किया, फिर दिक्कत होने लगी, मैं खुद बंद कर देता था। उसके बाद तो वो होता था, पेट भी डिस्टर्ब होता था। अच्छा, और बाकी स्ट्रेस ज्यादा नहीं वगैरह किया। स्ट्रेस रहा हम थोड़ा सा 2-3 ठीक है, आवाज आ रही है, साल प्लीज रहा। म्यूट कर लो। डॉक्टर दीपक सोलंकी जी। डॉक्टर दिलीप, हाँ दिलीप। स्ट्रेस तनाव यही पढ़ाई को लेकर थोड़ा डिस्टरबेंस रहा था, इधर जाना उधर जाना, मैं मतलब आयुर्वेद में जाने के लिए, और घर परिवार में ये क्या ओके सर, टूर तो दक्षिण की मतलब तरफ जा रहे हो फलाना ऐसा करके। ओके सर, मैरिज तो हो गई लेके आपकी या अनमैरिड है? नहीं अभी नहीं हुई, अनमैरिड है, ओके। अब होना है, इसलिए मोटा होना है, मतलब ठीक ठाक दिखना है। अच्छा, आप समझ आया। सर अब आपको पता चल गया रीजन क्या है अजय जी का, कि सर और किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है? आई थिंक मैंने जो भी एक चीज क्वेश्चन और एक चीज और बताना चाहूंगा। बीच में आयुर्वेद से पहले थोड़ा सा नेचुरोपैथी में चला गया था सीखने, तो मैंने सीखा वहाँ, और वहाँ पर भी एक डाइट ये रहती थी, सुबह पानी पीना, शहद पानी पीना, और सुबह दोपहर के भोजन में केवल फल ही फल खाना, फल की थाली, और उसके बाद कुछ नहीं खाना, 4-5 बजे थोड़ा मुरमुरा चना खाना, और रात के भोजन में फिर सब्जी रोटी दाल चावल ये खाना, ये वहाँ, और सुबह सुबह अंकुरित वगैरह ये सब खाना, और सुबह वही योग आसन प्राणायाम करना, और नेचुरोपैथी के जो कर्म हो गए सारे कर्म वगैरह ये सब मैंने सीखे करे थे योग और नेचुरोपैथी के। सर कितने दिन किया आपने ये सब चला था, और वहाँ वो उसमें नेचुरोपैथी में एक रेगुलर वो पानी की एनिमा दिलवाते हैं, बस वो लोग डायरेक्ट नल में फिट करके वो पानी आंतों में डालना सीधा, और वो जनरल एनिमा भी नहीं बोलते, वहाँ का चलन थोड़ा सा अलग ही है। तो वहाँ पड़ गया था मैं बीच में, तो 1-1.5 महीने मेरे साथ वो सब ऐसा चलता रहा। उसके बाद फिर वहाँ मेरा वेट भी लूज हुआ ये सब करने से, और फिर तब से फिर इम्प्रूवमेंट भी नहीं रहा, और ये सब दिक्कतें अंकुरित वगैरह खा के इसमें तो बहुत ही नुकसान ही होगा, बल्कि आप अंकुरित भी खा रहे हैं। हाँ सब नुकसान हुआ। अपनी जठराग्नि के साथ आपने ना एक तरीके से वो आपने संरक्षण तो किया नहीं, बल्कि उसका मिसयूज हुआ। हाँ सर प्लीज किसी को क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ सकते हैं अजय जी से। हाँ उसके बाद फिर आयुर्वेद पढ़ के फिर फॉलो करना चालू किया, तो अब सब मतलब लगभग ठीक रहता है, लेकिन बस एक समस्या थोड़ी यही है कि आम रहता है और वेट नहीं बढ़ रहा है, 2 चीजें हैं। अजय जी आपका कोई ब्लड इन्वेस्टिगेशन हुआ है? सर मेरे इन्वेस्टिगेशन, हाँ वैसे मुझे आज तक कभी कोई दिक्कत नहीं हुई है। 1-2 साल पहले थोड़ा सा यहाँ सीने पे थोड़ा हड्डी उभरी हुई दिखती थी, उसके लिए चेकअप कराए थे, तो सारे नॉर्मल थे, उसमें कुछ नहीं रहता। मतलब थायराइड फंक्शन वगैरह, ब्लड शुगर ये सब ठीक है आपकी? सब नॉर्मल रहता है, और मुझे मतलब कोई भी किसी प्रकार की और तकलीफ सिम्टम कुछ भी नहीं है, बुखार वगैरह भी नहीं आते हैं। मैं फॉलो करता हूँ। बीच में जो मैं बता रहा था ये बाहर रहा था, उस समय ही मुझे 2 बार ज्वर आया बस साल में, नहीं तो ज्वर भी नहीं आता है, और सामान्य
सब सामान्य रहता है, मतलब बीमारी की कोई खांसी तो नहीं होती है आपको? नहीं, कुछ नहीं, जनरली कभी है मौसम में तो होना, बाकी ऐसा नहीं रहता कुछ भी। चलिए। मेन समस्या केवल आम और उससे बीच में अर्श के सिम्टम भी आए, फिर अपना ही मेंटेन में करते रहा, अपने से ही ठीक रहा, कभी किसी से लिया भी नहीं कुछ, और लेने गया तो जैसे ऐसे शास्त्रोक्त चिकित्सा करने वाले वैद्य नहीं मिले जैसे हम यहाँ पर प्लेटफॉर्म पर चर्चा करते हैं, वही कुछ ओके भी करना चलना ऐसे, तो हाँ वो सब। सर, एक क्वेश्चन ये था, आपका मोशन लूज होता है या नॉर्मल होता है या कॉन्स्टिपेशन होता है, क्या रहता है? कॉन्स्टिपेशन नहीं रहता। जब मुझे ये ज्यादा दिक्कत रहती थी उस समय यही होता था, मूर्धबद्धम मूर्धद्रवम ये चलता था, और ये भी ऐसा नहीं होता था कि मोशन हो ही रहा है, खाना खाया सुबह उसके बाद एक बार मोशन चले गए फिर नहीं जाना, ऐसा होता था। पूड़ी पराठे खाए, खीर पूड़ी खाई या दूध वगैरह कुछ ले लिया तो फिर एक दो आम के दस्त लग गए, वो भी भोजन के बाद में, जनरली नहीं, मतलब ऐसा भी ज्यादा नहीं रहा गृहिणी में जैसे बहुत ज्यादा भी होता है, माइल्ड सिम्टम ही रहे। एंडोस्कोपी कोलोनोस्कोपी कभी कराई है आपने? कुछ नहीं सर, मैं कभी एलोपैथी हॉस्पिटल में आज तक नहीं गया, मुझे 10-12 साल हो गए हैं, अपने लिए कभी सिंगल पैरासिटामोल भी नहीं खाई है मैंने कभी, और ना कोई परेशानी कब से है आपको ये यदि स्टार्टिंग का ले ले तो यही 5-6 साल कह सकते हैं। क्या गेहूं खाने से कोई दिक्कत होती है? कुछ नहीं सर, रेगुलर हमेशा गेहूं ही खाते हैं। गेहूं के लिए कोई एलर्जी का टेस्ट कराया, आईजीए टीटीजी एंटीबॉडी नहीं सर, सीलियक डिसीज इस के लिए? प्रकार का नहीं कोई टेस्ट नहीं कराया मैंने। नहीं कराया। नहीं। अच्छा, कुछ विशेष प्रकार का खान पान ऐसा जिसको खाने से आपको लगता हो कि मुझे ये दिक्कतें ज्यादा हो जा रही हैं? नहीं, गुरु भोजन किया जैसे पूड़ी पराठे खाए, खीर पूड़ी खाई हैं, तो दूसरे दिन सुबह भोजन के बाद में एक बार मोशन हुआ, बस, चला, कुछ नहीं होता। दूध से कैसा इफेक्ट रहता है आपका, और दूध आपको कैसा पसंद है, ज्यादा सेवन करते हैं? नहीं, ज्यादा सेवन नहीं किया कभी मैंने, थोड़ा ही, एक कप मतलब 150 ml ही कहेंगे, और लगातार हमेशा रेगुलर कभी नहीं लिया, जब लिया जब पछता भी रहा, केवल मतलब आम मल होने की प्रॉब्लम आई उससे, और ज्यादा नहीं। हाँ, किसी ने एडवाइस किया कि दूध आप बंद कर दें पूरी तरीके से? हाँ, एडवाइस किया मैंने, बंद करके भी देखा, फिर भी दिक्कतें बनी रही, बंद भी रहा दूध भी, खाना भी बंद, देखिए, काफी बंद समय। करके देखा नहीं आप, ये डेयरी प्रोडक्ट्स का इस बीमारी में बिल्कुल ही अवॉइड करने की कोशिश करें। जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, नॉट ओनली दूध से बनी चीजें जैसे पनीर वगैरह भी है, दही वगैरह भी है, इनको भी अवॉइड करने की कोशिश करें, नंबर 1। नंबर 2, इस तरीके की बीमारियां जो हमारे आयुर्वेद के हिसाब से गृहिणी रोग की स्थिति में आती हैं, तो इसमें कई बार क्या होता है कि डिओडिनम के सेकंड पार्ट में जो हमारा खाना पचने के बाद में एब्जॉर्ब होना चाहिए, जो कि होता है कुछ विलाइज के माध्यम से, तो कुछ लोगों में ऐसा होता है कि वो विलाइज या तो जन्मजात नहीं होती हैं या जन्म की किसी अवस्था में खत्म हो जाती हैं, तो वो विलाइज के एब्सेंट हो जाने की कंडीशन में क्या होता है कि डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब नहीं कर पाती हमारे इंटेस्टाइन, एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, तो वो गृहिणी रोग या मुहुर्बद्धम मुहुर्द्रवम करके ये वाली कंडीशन को जन्म दे देता है, ठीक है, जिसको गृहिणी रोग की संप्राप्ति में हम लोग देखते ही हैं। तो चूंकि फूड एब्जॉर्ब नहीं हुआ, तो ऐसी स्थिति में इस बीमारी को, जहाँ पे हमारी विलाई नहीं होती हैं डिओडिनम के सेकंड पार्ट में, इस बीमारी को बोला जाता है स्प्रू डिसीज। और स्प्रू डिसीज ये 2 तरीके का कॉमनली देखने को मिलता है, एक तरीके का कहा जाता है सीलियक स्प्रू और दूसरा तरीका कहा जाता है ट्रॉपिकल स्प्रू। सीलियक स्प्रू ये होता है ग्लूटेन की एलर्जी के कारण, ग्लूटेन जो हमारी गेहूं में प्रोटीन होती है,
गेहूं के अलावा और भी चीजों में अगर ये प्रोटीन उपलब्ध है तो उनको भी अवॉइड करके देखा जाए। भाई हालत तो बहुत खराब बता रहे हैं उनकी, हालत तो बहुत खराब बता रहे हैं। ये इसी केस के संबंध में चर्चा कर रहे हैं सर आप? बीच में आवाज बहुत ज्यादा आ रही है। हाँ, ये कुछ इस केस से संबंधित चर्चा नहीं थी। तो ये सर गुर्जर सर, तो आपके बारे में हम दोबारा आते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारी गेहूं की प्रोटीन से कई बार एलर्जी हो जाया करती है, तो आपने क्योंकि टेस्ट कराया नहीं है, कराने की भी अभी आवश्यकता नहीं है, तो केवल इतना जरूर कर सकते हैं कि हम कुछ दिन के लिए गेहूं अवॉइड करके अगर देखें, है ना, तो गेहूं अवॉइड करने से और डेयरी प्रोडक्ट्स अवॉइड करने से मैं अपने पेशेंट्स में बताता हूं कि भाई जो हमारे मिल्क को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम होते हैं वो किसी ह्यूमन बीइंग में होते नहीं है, है ना। ये क्योंकि हम लोग गाय का दूध पीते हैं, गाय के दूध को पचाने से संबंधित एंजाइम भी गाय के बछड़े में ही होंगे या बछिया में होंगे, हमारे अंदर नहीं होते हैं। तो इसके लिए कई बार पेट की गृहिणी रोग की समस्या में हम डेयरी प्रोडक्ट्स को अवॉइड करते हैं। दूसरी चीज आप और अवॉइड करके देख लीजिए, ये ग्लूटेन से संबंधित। अच्छा, दूसरा तरीके का जो हमने स्प्रू बताया वो ट्रॉपिकल स्प्रू बताया। ट्रॉपिकल स्प्रू बेसिकली होता है ट्रॉपिक एरियाज में, और पूरा का पूरा इंडिया ट्रॉपिकल कंट्री है ना। तो अगर ट्रॉपिकल स्प्रू होगा, जैसा कि आपकी कंडीशन देख के दिख रहा है कि मुहुर द्रवम करके आपका स्टूल पास हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं एब्जॉर्प्शन की प्रॉब्लम है, एंड एब्जॉर्प्शन की प्रॉब्लम है तो डायरेक्टली रिलेटेड विद सीलिया। रोकना चाहूंगा सर 1 मिनट। हाँ, ये दिक्कत 2-3 साल पहले जब ज्यादा थी मुझे, उस समय द्रवमल होता था। कब? जब सुबह का भोजन किया और उसके बाद जो मोशन आया मरोड़ उठ के, वो केवल वो द्रव थोड़ा होता था बस। उसके बाद मतलब नॉर्मल ही मल रहा, ना ज्यादा बना हुआ और ना ज्यादा लूज, केवल स्टिकी मोशन रहता था। द्रव कंडीशन जो गृहिणी रोग जो ज्यादा होता है, जिनको ज्यादा दिक्कत रहती है, जो आप कह रहे हो ना, ये चीज मैंने सुनी आपकी, और ये कई बार ये प्रॉब्लम सर अभी की कंडीशन में 1 मिनट सर, ये 2 साल पहले थी। अभी में ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे एक बार मोशन होता है सुबह, केवल स्टिकी रहता है, लेकिन मैं दीपन पाचन औषधियाँ बीच बीच में लेता रहता हूँ, तो वो ठीक भी रहता है और कभी आम मल रहता है। बस अभी इतनी दिक्कत रहती है, अभी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, तो इसके बारे में मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये कई बार कंडीशन एपिसोडिक भी होती है। इसके एपिसोड्स होते हैं कि आपको प्री डिस्पोजिंग या एग्रेवेटिंग फैक्टर्स अगर जो आपको मिल गए तो ये एपिसोड एकाएक उठ जाता है, अदरवाइज ये शांत ही रहती है स्थिति, है ना। तो इसका समाधान भी यही है कि जिन चीजों से ये ज्यादा हो रहा है उन आप एक डाइट चार्ट इस तरीके का मेंटेन करें अपने हिसाब से, जिसमें संभावित कुछ चीजें मैंने बताई, जैसे ग्लूटेन से रिलेटेड चीजें, जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, उनसे संबंधित चीजें मैंने बताई। इनको अवॉइड करते हुए इसके साथ ही जो कषाय रस, अम्ल और कषाय रस से युक्त चीजें आप ज्यादा सेवन करें, ताकि वो स्टूल को बांधने का भी काम करता है। तो इस तरीके का एक डाइट प्लान जो कि आपकी होल लाइफ चलेगा, पूरे जिंदगी भर चलेगा। हाँ, और बाकी इसमें ज्यादा कुछ कुटज वगैरह या कुर्जारिस्ट वगैरह का आप सेवन कर। जी। हेलो सर, आवाज नहीं आ रही। हेलो, मेरे हिसाब से मेरे हिसाब से सर आवाज अभी आ रहा है? हाँ, अब आ रहा है। हाँ, तो मेरे हिसाब से जब आपको ये एपिसोड्स इस तरीके के डेवलप हो, आप ले सकते हैं साइमल्टेनियसली। अगर जो आपको एसिडिटी वगैरह ज्यादा बन रही हो तो कभी कभार अभिपत्तिकर चूर्ण का सेवन कर सकते हैं। एसिडिटी भी नहीं होती है,
मैं कह रहा हूँ अगर जी है ना, अगर होता है तो, अदरवाइज नहीं, ठीक है ना। और जी ऑयली एंड फैटी फूड थोड़ा अवॉइड अभी तो करें, लेकिन मैं चाहता हूं कि एक बार आप संशोधन चिकित्सा जरूर करें। संशोधन चिकित्सा में वही प्रॉपरली दीपन के बाद में स्नेहन के बाद में वमन और विरेचन आप जरूर कर लें, है ना। जी हाँ, ताकि आपकी जो ड्राईनेस है बॉडी की वो भी थोड़ा खत्म होगी उससे। हाँ, बाकी तो आप ठीक ठाक हैं ही, उसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। जी इसके अलावा इससे पहले एक केस की चर्चा हो रही थी डेंगू के बारे में। तो डेंगू के बारे में जो भी लोग बता रहे थे, आपका सर अभी हो गया तो थोड़ा सा मैं डेंगू के केस के बारे में चर्चा कर लूं या अभी जरूरत है? पाठक सर से ट्रीटमेंट पास कर सकते हैं ना। जी बताइए। सर अभी ट्रीटमेंट पार्ट रह गया है सर। ट्रीटमेंट पार्ट मैं बताऊंगा, लेकिन इस पे किसी को कुछ ट्रीटमेंट बताना है तो बता सकते हैं, मैं बताऊंगा। हाँ जी पाठक सर प्रणाम, नमस्कार। बताइए। प्रणाम जी, बताइए सर मुझे जो है ना, इनकी एक तो प्रकृति जो है, प्रकृति आउट होनी चाहिए इनकी। मुझे लगता है वातिक प्रकृति के हैं, वातज पित्तज के। और ग्रहणी दृष्टि है। और दूसरा ग्रहणी जो है, इनको वातज ग्रहणी रही है। हाँ, वातिक ग्रहणी के लक्षण इनको दिखाई दिए हैं, तो वात की चिकित्सा करें इनकी, ग्रहणी की चिकित्सा पहले, और फिर उसके बाद में संतर्पण चिकित्सा करें बात। बाकी इनकी प्रकृति है। उन्होंने कहा कि दूध पीते थे ये पहले, तो कच्चा दूध पीते थे कि पका हुआ दूध पीते थे? सर पका हुआ दूध पिया है, और मतलब जैसे कहें कि इतना ज्यादा भी इंटेक नहीं किया, ये बहुत ज्यादा दूध पिया है। वो पचता नहीं था, तभी से शुरुआत हो गया। नहीं पचता था वो भी, अभी भी पचता था। और चीजें जो भी, जैसे मैं वो नेचुरोपैथी में गया, वहाँ अंकुरित खाया, कच्चा अन्न खाया, भूख लगी तो भोजन नहीं मिला, और फिर यही सब नेचुरोपैथी का कच्चा पानी पिया। और त्यागी सर आप कृपया चिकित्सा बताइए। हाँ जी सर, मुझे तो सर लगता है इनको परपटी कल पे रखना चाहिए पहले। हाँ, सिर्फ कोई भी पंचामृत परपटी या कोई भी, ये थोड़ा सा जो है वो बढ़ते हुए क्रम में लेकर के इंक्रीजिंग फेज में इनको रखें। जी। तो या तो पंचामृत परपटी का कल्प कर सकते हैं या रस परपटी। एक बात और बताना चाहूंगा। जी बताइए सर। अभी मतलब काफी समय से दीपन पाचन करते हुए ठीक ठाक स्थिति में आ गया, तो कुछ समय से मैंने फिर दूध लेना थोड़ा स्टार्ट किया, मतलब वेट के लिए थोड़ा सा अश्वगंधा, और जैसे सर ने बात की थी कि स्वर्णमकर ध्वज लेना, तो 100 mg वो 1 ग्राम अश्वगंधा दूध के साथ में, दूध शुंठी सिद्ध लिया, 10 दिन सेवन किया, तो मतलब मल वगैरह की स्थिति ठीक थी। आम मल पहले नहीं था, फिर दूध पीना सेवन किया, 10 दिन तक सेवन किया, तो अब थोड़ा आम मल होना शुरू हुआ, तो फिर उसको 2 दिन ब्रेक किया, और फिर मैंने 2 दिन ब्रेक करने के बाद फिर दीपन पाचन जैसे लिया। सर को सुना कि थोड़ा अरिष्टास बड़ी क्वांटिटी में लेना चाहिए, तो मैंने थोड़ा द्राक्षासा और अपना ये 10 मूला अरिष्ट लिया, तो पाचन वगैरह होता रहता है, भूख भी समय पे लगती है, दूध भी पच रहा है, और सुबह जो लेता हूँ अभी फिर से ले रहा, अभी शुंठी और थोड़ी हल्दी, ये मतलब मुझे सर प्रतिष्ठाएं भी बना रहता है, वो भी यही ग्रहणी के कारण है, जहाँ मतलब नाक बंद रहती, तो वो भी काफी समय से ठीक मेंटेन कर रखा है। अणु तेल का सुबह नश्य भी लेता हूँ, और ग्रहणी ठीक रहती तो वो भी ठीक रहता, नाक खुली रहती। पहले बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहती, तो अभी तो दूध भी जैसे अभी मैं लगभग 15-20 दिनों से ले रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। 2 बार मल जाने की जरूरत भी नहीं पड़ी, काफी समय हो गया, 1-2 महीने कभी नहीं हुआ, और बस केवल आम मल थोड़ा रहता, मल स्टिक ही रहता है। और जैसे मैं दीपन पाचन ले रहा था, तो सर जैसे मैं उससे पहले नॉर्मल पीला मल ज्यादा हो रहा था, दीपन पाचन 10-12 दिन लिया ये दवाएं, जैसे आरोग्यवर्धिनी ली थी, कुछ समय थोड़ा क्रव्याद रस लिया था, और ये 10 मूला अरिष्ट द्राक्षासा लिया था, तो 10-12 दिन बाद मल में फिर जैसे स्याव वर्ण आने लगा था, तो मुझे लगा सबका औषधियों के कारण 2 दिन बंद किया, फिर पीला मल आया, फिर दोबारा 2 दिन बाद फिर औषधियाँ चालू कर दी, तो फिर मल मतलब
श्याम टाइप का ऐसा आया, एकदम से पीला नहीं आया। तो ये मल में श्यामता मतलब सर कि ये नॉर्मल मल का रंग है या पीलापन पीला ही होना चाहिए, मतलब कि ये वो ठीक है, लेकिन स्टिकी स्टिकी आ रहा है ना? हाँ स्टिकी रहता है, हाँ आमल रहता है। ठीक है, आप मेरे से ठीक होना चाहते हैं कि मैं इधर ही दवाई बता दूं? सर मुझे ठीक होना है, आप जैसे भी करते हैं। और एक तो आप क्या करिए कि मैंने अपना नंबर दिया है व्हाट्सएप का, उधर आप आइए तो मैं आपको ये हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसका मैं आपको लिंक देता हूँ, आप हमारे ग्रुप में आ जाइए तो बहुत अच्छा रहेगा, आप हमारे साथ आ जाइए। दूसरा बात है कि इस पे चिकित्सा जो सर बता रहे परपटिकल, वो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ग्रहणी की चिकित्सा करना बहुत जरूरी है। ग्रहणी आपका ठीक नहीं हुआ है, आप दीपन पाचन ले रहे हैं, वो जब तक ले रहे हैं तब तक ठीक है, लेकिन वो ग्रहणी कला जब तक ठीक नहीं होगा, आपका संतर्पण नहीं होगा, मतलब वेट नहीं बढ़ेगा आपका। हाँ, तो परपटिकल्प है, आशावरिष्ठ है, मैं बताऊंगा आपको सब चीज। हाँ मतलब आपका शुक्र क्षयजन्य भी है क्या, मतलब आपका धातु वगैरह भी बहुत ज्यादा जाता है क्या? नहीं सर, इस मामले में मैं संयम ही रहा हूँ, और मैंने शुरुआत से ही मतलब मुझे अच्छी शिक्षा मिली है, घर में भी आध्यात्मिक वातावरण रहता है, तो इससे संबंधित उसकी वजह से भी वेट बढ़ता नहीं है अगर धातु क्षय होता है तो। शुक्र क्षय का सर कोई वो हेतु नहीं है, मतलब कभी कोई बात नहीं। स्ट्रेस बहुत ज्यादा है क्या आपके लाइफ में, बहुत ज्यादा चिंता सोचते हैं? बहुत ज्यादा तो नहीं कहेंगे सर, लेकिन जनरली एक रहता है स्टूडेंट लाइफ में, कॉलेज टाइम पे जब रहता है तो उस समय डिस्टर्बेंस था, तो 1-2 साल मेंटली रहा था, मतलब कि थोड़ा, लेकिन अब ज्यादा नहीं रहता है, थोड़ा बहुत मामूली सा घरेलू भी चलते हैं तो मैं इस पे चिकित्सा बताना चाहता हूँ। अब मेन सर ये है कि अब मतलब अब शादी होना है तो शरीर ठीक ठाक लगना चाहिए। हाँ, और वो भी मेरे जैसा बनना है आपको, हेल्दी गब्बू हाँ, गब्बू। तो घर के लोग मतलब एक ये ताने सुनने को मिलते रहते हैं, भाई खुद आयुर्वेद की वाले हो, आयुर्वेद की बड़ाई करते हो, आयुर्वेद का नाम चिल्लाते रहते हो दिन रात, और खुद ऐसे हो, तो ये सुनना एक गलत लगता है। खुद के लिए नहीं सर, खुद के लिए तो सह लेते हैं, लेकिन आयुर्वेद का कोड करके कोई कहता है तो वो अच्छा नहीं लगता। तो मैं ना ग्रुप में लिख देता हूँ आयुर्वेद में हो के आप, हाँ मैं ग्रुप में चिकित्सा लिख देता हूँ, मेरे कुछ पेशेंट आए, मैं आपसे बात करूंगा, और दूसरा किसी को कुछ बताना है तो बता सकते हैं। तो सर मेरा मानना ये है, चाह रहा था मैं, जी बताइए, पूछना चाह रहा था मैं। बोलिए बोलिए सर, रवि सर। हाँ जी बताइए। सर, जी सर, इनको पूछना चाह रहा था कि ये कफस ग्रहणी है कि वातज ग्रहणी, थोड़ा सा ये भी। वातज ग्रहणी है सर, ये सर वातज ग्रहणी रही है सर, तुमसे भी मैं भी अपना अध्ययन करता सर, ये भी कराना पड़ेगा, ये कैसे जी जैसे सर ये कह रहे थे प्रतिष्ठा की शिकायत है, तब मैंने पूछा था। वो सुबह सुबह सर कफ के समय में नाक बंद रहती है और नाक से पानी आना, छींके आना, ऐसा होता रहता है, कभी शीत विधि चीजें ले ली, अम्ल चीजें ले ली तो होता है, खासकर सर्दी के मौसम में। और जब ग्रहणी की समस्या ज्यादा रही थी उसी समय ज्यादा था वो, अब भी ऐसा ज्यादा नहीं रहता है, ऐसा नहीं ग्रहणी है कि ठीक प्रतिशत होगी, बना ही हुआ है। ग्रहणी ठीक होगी, प्रतिशाय भी ठीक होगा, और दूसरा मेरा मानना ये है, आप है ना कभी भी मोटे नहीं होंगे, पहले तो ये मन से, मेरे हिसाब से मोटे नहीं होंगे आप, लेकिन हेल्दी हो जाएंगे। जो आपका हाइट के अकॉर्डिंग वेट है, आप नॉर्मल वेट तक पहुंचेंगे, पर मोटे होना भी नहीं है आपको, ठीक है? नॉर्मली जाना है सर, मोटे क्योंकि होने वात की कोई प्रकृति के लोग जो है वो ओवरवेट बहुत कम मिलते हैं आपको, अनटिल अनलेस कोई और पैथोलॉजी ना हो उनमें, ठीक है? तो आप नॉर्मल वेट पे जाएंगे, तो मेरी राय में आप पहले परपटी कल्प का प्रयोग करें, और उसको बढ़ाते हुए क्रम में करें, इंक्रीजिंग फेज में करें, ठीक है? 10 दिन तक, और 10 दिन के बाद 20 दिन तक आप उसको उसी मात्रा में, सम मात्रा में रखें, फिर 30 दिन तक, 21वें 30वें दिन तक उसको डिक्रीजिंग फेज में लाएं, और उसके बाद लाने के बाद में जब आपकी ग्रहणी कला ठीक हो जाए, तो फिर संतर्पण चिकित्सा, अश्वगंधा है, ऊंटनी का दूध है ना, मकर ध्वज है, आपके रसायन चिकित्सा है, आपका च्यवनप्राश है ना, इस तरह की चिकित्सा फिर आप करें। और अब इसमें आपको ये रहना है कि या तो अन्न के साथ में कल्प करना है या निरन्न कल्प करना है, मतलब बिना अन्न के साथ करना है, ये आप डिसाइड कर सकते हैं। सर अन्न के साथ ही मैं कर पाऊंगा, और जैसे सर ने कहा कि गेहूं छोड़ना, ये वो सर ये सब नहीं करना है। गेहूं मतलब मेरी राय में गेहूं की प्रॉब्लम आपको नहीं है,
नहीं है सर, प्रॉब्लम भी नहीं है और छोड़ना भी ठीक नहीं है, है। आपको ग्लूटेन से एलर्जी नहीं है? नहीं, इसमें एक चीज और भी बता दूं त्यागी सर। हाँ जी सर। इनकी एक जो प्रतिशाय वाली भी समस्या निकल के आ रही है। जी। तो जिन केसेस में मैंने देखा है, पढ़ा है कि जिनमें डिओडिनम के सेकंड पार्ट में बिलाई खत्म हो जाती है, उनमें अभी प्रतिशय है क्या? प्रतिशय तो कभी भी टेम्परेरी रहा है ना, कंटिन्यू नहीं रहा है ना। हाँ सर, टेम्परेरी रहता है। अधिकतर सुबह के समय थोड़ी छींके आना या कभी। एक मिनट मैं बोलना चाह रहा हूँ, कुछ बोल दूं। बोलिए डॉक्टर साहब, जिनका सेकंड पार्ट में डिओडिनम में बिलाई खत्म हो जाती है, जो डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करती है, ऐसे पेशेंट में जनरली जो हमारी नेजल म्यूकोसा की बिलाई है, वो भी सीलिया जिसे कहते हैं, वो भी खत्म हो जाया करते हैं। तो जो हमारे फॉरेन पार्टिकल या पैथोजन या डस्ट या स्मोक पार्टिकल्स को हमारे जो सीलिया होते हैं नेजल म्यूकोसा में, वो उसको बाहर फ्लश आउट किया करते हैं इनको, पॉल्यूटेंट्स को। तो ये खत्म होने की वजह से ऐसे केसेस में जहाँ पे डिओडिनम में बिलाई खत्म है, वहां पे इनमें नेजल म्यूकोसा में भी सीलिया खत्म है। तो इनको एपिसोडिक जल्दी से जुकाम उकाम लग जाया करता है, जैसा कि इनके दो लक्षण जो मिल रहे हैं। अब ये जैसे आपने कहा कि इसमें ग्लूटेन एलर्जी नहीं है, चलो ठीक है, मैं मान लेता हूँ ग्लूटेन एलर्जी नहीं है। मैंने दूसरी कंडीशन बताई कि ट्रॉपिकल स्प्रू भी एक कंडीशन होती है, जिसमें कि ट्रॉपिकल एरियाज में रहने वाले लोगों में भी सीलिया या डिओडिनम के बिलाई खत्म हो जाया करते हैं। तो नॉट नेसेसरीली कि ये ग्लूटेन एलर्जी की वजह से हुआ होगा, बिकॉज इनका जन्मजात नहीं है, ये हिस्ट्री में दे रहे हैं। और ये भी आपकी बात अक्षरशः सही है कि ये कभी मोटे नहीं होंगे, ये भी अक्षरशः सही है। तो इनको एक डाइट प्लान इस तरीके का डिजाइन करना पड़ेगा जिसमें ये जिन डाइट, ये जो दूध ले रहे हैं, दूध से मोटे होना चाह रहे हैं, दूध तो इनको बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। मेरे हिसाब से तो दूध तो इनको, डेयरी प्रोडक्ट इनको बंद कर देना चाहिए। और गेहूं को थोड़ा रोक के देखना चाहिए, क्या गेहूं रोकने से इनकी बाउल हैबिट्स में कुछ सुधार होता है क्या? डॉक्टर साहब, बाउल हैबिट तो इनकी सुधर गई है अभी, लेकिन ऑन एंड ऑफ इनको दिक्कत आती है। ये तो अगर होता है, ये एलर्जी रहती है ना होता है। हाँ जी। अभी हम इनका पहले हम गृहिणी चिकित्सा क्यों नहीं करते? हम इधर उधर ना जाएं, पहले 30 से 40 दिन का उपयोग करें। चिकित्सा पहले करें। गृहिणी चिकित्सा कर लेते हैं। अगर वो जो इनका आप बता रहे हैं, जो उसका प्रतिशाय के लिए भी अगर हम गृहिणी चिकित्सा सफलता पूर्वक इनका ट्रीटमेंट कर लेंगे तो इनका एब्जॉर्प्शन ठीक हो जाएगा, ठीक है ना। वो जो प्रतिशाय की समस्या वो भी समाप्त हो जाएगी। इम्यून जब हम रसायन, तो उसको भी ओवरकम किया जा सकता है। जब हम रसायन चिकित्सा इनकी करेंगे ना सर, इसके बाद में 30 दिन के बाद, 40 दिन के बाद, तो ये सारी प्रॉब्लम इनकी सबसाइड हो जाएंगी। और फिर इनका आहार जो है वो हम सारा इनको एडवाइस करेंगे, ठीक है ना। इनको एक प्रॉपर डाइट प्लान पे रखना पड़ेगा, और इनके लिए गुरु आहार नहीं, लघु आहार ही लघु आहार रखेंगे। लेकिन अब ये इनको तय करना है कि अन्न के साथ ये कल्प करना चाहते हैं या निरन के साथ करना चाहते हैं। तो दोनों में फिर डाइट इनकी अलग अलग हो जाएगी। सर हम लोग कल डिस्कस करेंगे, क्योंकि मेरे पेशेंट है, मुझे जाना पड़ेगा। ठीक है सर। ये तो अच्छा हम कल डिस्कस करेंगे। इसको लेके सर शुरू करना चाहिए हमें। ये पेशेंट अच्छे हैं डॉक्टर साहब, इनको ठीक भी करना है। इनकी शादी भी आ रही है, विवाह भी आ रही है, और विवाह भी नजदीक आ रहा है, तो रसायन चिकित्सा भी इनकी करनी है। और फिर बाजीगर औषधियों का प्रयोग भी मोटा नहीं होना है। मोटे नहीं होंगे सर, आप भूल जाइए उसको। अच्छा, अगर मैं करके दिखा दूं तो, मैं चैलेंज लेके इनको अपने जैसा बना दूं तो 3 महीने में सर गुरुजी क्या गिफ्ट देंगे मेरे को? त्यागी सर आप बना देंगे, लेकिन वो टेम्परेरी रहेगा सर। अगर मैं अपने जैसा परमानेंट बना दिया तो सर आपको चैलेंज लेके अपने जैसा बना सकता हूँ इनको। नहीं बना सकते हो सर, बना सकते हो, मैं बना सकता हूँ इनको। आयुर्वेद में चैलेंज नहीं कर सकते सर हम किसी को भी। अच्छा, मैंने श्वेता जी का एक पेशेंट को, वो गैंग्रीन वाले पेशेंट को मैंने किया था कि चैलेंज करके बहुत बढ़िया किया सर आपने। तो मैं इनको भी हेल्दी बना सकता हूँ अपने जैसा। गब्बू गब्बू इनका गाल पकड़ के ऐसे खींचेंगे तो मजा आएगा।
सर मेरे सामने खुद चैलेंज रहता है, आप आयुर्वेद वाले होके ऐसे हो, ठीक होके बताओ तो अब जाने आयुर्वेद है, मुझे आयुर्वेद का सब सामने तो वो सुनिए आता ना, है। अभी थोड़ा सेशन बंद करते हैं, हम लोग कल बात करेंगे क्योंकि रात हो गया है, पेशेंट बैठे हैं मेरे। मेरी डेंगू सर की पतला चर्चा होने का रह गई। चैलेंज लो आप। पतला होने का मैं करूं क्या? मैंने तो पतला होने का बहुत सारा रिसर्च किया है। आपको पतला होना है क्या विनीता मैम? मैं कर दूं क्या पतला आपको? विभा हूँ मैं, विभा बोल रही हूँ। अच्छा सॉरी सॉरी, मुझे लगा शुक्ला और ऐसा मैम। करो वैद्य, मेरे को चैलेंज दीजिए, किसको कितना कम करना है मेरे को सर कोई चैलेंज। चैलेंज नहीं दे रहे, 2 केस ले लो सर इस पे, अपना आयुष दर्पण पे ठीक है, वेट लॉस के लिए 2 केस को अलग अलग चिकित्सा देते हैं सर। ठीक है, ठीक है ना? हाँ और चैलेंज। मुझे ले लो सर, मैं आई एम द पेशेंट। ठीक है कौन विभा सा? शर्मा जी, तैयार हूँ। हाँ जिसको वेट कम करना है वो मुझसे बात करे, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि वेट कम होता है और रोज ना फैट्स गिरता है, ऐसे चर्बी जो ऑमलेट की तरह गिरेगा, और इंच लॉस भी होगा, वेट लॉस भी होगा। मेरा ट्रीटमेंट जी सर ठीक है, आपके लिए पेशेंट तैयार है। डॉक्टर साहब इनको कल रख लिए केस, इनको कल टाइम। और क्लिनिकल स्टडी करेंगे वेट लॉस करने के लिए आयुर्वेद चिकित्सा। कितना दिन में, कितना 3 महीने में पतला पतला कर दूंगा, एकदम स्लिम कर दूंगा एकदम। सर आई एम रेडी, आपकी पेशेंट तैयार है। हाँ ठीक है, और यहाँ पर चैलेंज होना चाहिए कि आप करके दिखाओ, तभी तो मजा आएगा। चैलेंज है, करके दिखाओ। मैंने बहुत ट्राई कर लिया अपने ऊपर, करके दिखाओ, आपको चैलेंज है। सर जी मेरा वेट कितना करेंगे सर जी? आपको मैं 3 महीने में 8 से 10 किलो बढ़ा सकता हूँ। वैसे क्यों बढ़ाना है आपको वेट? 27 साल की उम्र में 5.5 फुट पे 48 की वेट बहुत कम नहीं है। 60 किलो तक कर देते ना, 60-65। हाइट कितनी है आपकी बेटा डॉक्टर साहब? सर लगभग 4 या 5 है। ये वेट ठीक है, 64 किलो तो जाना बहुत कम चाहिए। नहीं है। नहीं वजन कम है डॉक्टर साहब, अंडर वेट है, ही इज अंडर वेट। मैम 46 है, और ये मैम गाल दिख रहे हैं आपको, अच्छे लग रहे हैं क्या? गाल तो अच्छे मेरे जैसे होना चाहिए। देखिए ना, ये बेकार लगता है, ये सर के जैसा। आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। कोई मेरे को ऐसे चैलेंज दीजिए, मैं पतले को मोटा कर सकता हूँ, मोटे को पतला कर सकता हूँ, मुझे चैलेंज ठीक दीजिए। है सर, आपके वो चैलेंज है आपके लिए। हाँ ठीक है जी, मैं आज दर्पण पे दिखाऊंगा कि ऐसे फायदा हुआ। ठीक, 8 किलो भी सर ज्यादा बढ़ गया, 8 किलो भी बढ़ गया तो काफी है। 3 महीना में मैं जितना बोलूंगा उतना करके दिखाऊंगा। चलो अरविंद सर जैसा करें वैसा करिए आप। हाँ ठीक है सर, आपका भी ओपिनियन चाहिए सर। हाँ नहीं सर, सबका हम मिला जुला के करेंगे। आपका वजन बढ़ेगा डॉक्टर साहब, ठीक करें। मैंने ये कहा है कि आपका अकॉर्डिंग टू हाइट वेट नॉर्मल वेट तक आप जाएंगे, पर मोटे नहीं होंगे, ओवरवेट नहीं होंगे कभी भी। और जेनेटिक क्या है सर? आपके पेरेंट्स कैसे हैं? पेरेंट्स भी मैम वातज प्रकृति के ही हैं। जी हाँ, तो फिर आप मोटे नहीं होंगे। आप ये सोचिए कि ऑप्टिमम वेट, मुझे लगता है तो आपका अभ्यंग डेली कीजिए 50 वेट आपका ठीक है। आप है ना, अभ्यंग जरूर कीजिए डेली, अभी भी तिल के तेल की मालिश। आमावस्था में अभ्यंग आपको आम अवस्था नहीं है, आम अवस्था नहीं है आपको। मुझे अभ्यंग मैंने सर बीच में करके देख चुका हूँ, 8-10 दिन से ज्यादा जाने पर फिर मुझे दिक्कत होने लगती है, आम की कंडीशन बढ़ जाती है। ओके ठीक है, अभी तो नहीं करूंगा सर, अभी पहले दीपन पाचन नहीं था, पहले ऐसा होता था। अभी अरविंद सर आपको जो ट्रीटमेंट बताएंगे वो शुरू कर दीजिए, या प्रॉपर्टी शुरू कीजिए आप। ये करने के बाद में फिर स्वर्ण प्रॉपर्टी भी आपको लेना, स्वर्ण का योग पे भी जाना है आपको। वैसे अश्वगंधा भी दे सकते हैं डॉक्टर साहब, अश्वगंधा भी अभी डॉक्टर साहब 30 से 40 दिन इनको प्रॉपर्टी कल्प करें पहले, उसके बाद में फिर ये सारे योग आएंगे मेरे हिसाब से। बाकी अरविंद सर जैसा ठीक रहे, पर इनके पास टाइम कम है ना, इनकी शादी नजदीक है। टाइम कुछ नहीं है, शादी बढ़िया होगी इनकी, फर्स्ट क्लास हनीमून पे भेजेंगे इनको। शादी दवाई से कहाँ रुक रही है, शादी तो हो ही जाएगी। नहीं, पर उस स्ट्रेस में है ना कि मैं अच्छा नहीं लग रहा हूँ, मेरा वेट कम है। नहीं शादी जल्दबाजी की के बाद फिर और अच्छे लगने लग जाएंगे। आपके लिए आज वो योग बना रहे थे ना सर हमारे रमन गर्ग सर, वो भी गिफ्ट कराएंगे आपको बाद में फिर। वो सब ठीक है सर, मैं गृहिणी ठीक होना चाहिए, योग तो दे रहे हैं, उससे दिक्कत नहीं। गृहिणी हो जाएगा ठीक, आपका बिल्कुल हो जाएगा। अभी हमें थोड़ा जाने दीजिए ना, क्योंकि मेरे पेशेंट बैठे हैं अभी। मॉर्निंग में क्लास है। सर जी। हाँ जी, फिर मेरा केस कर लेंगे सर, वो आए अभी पेशेंट। अभी 9:45 हो गया सर, अभी लेट कल बात करते हैं सर। रोज मिश्रा जी बोलना चाह रहे थे डेंगू पे, 5 मिनट ले लो डेंगू पे उनको। अभी ऐसे करेंगे तो रात भर बैठना पड़ेगा। ठीक है सरोज मिश्रा जी का 1 घंटा का लेक्चर होगा फिर तो।
5 ठीक है मिनट का सर, ठीक होगा। है। तो प्रणाम। अभी जाने देते ना, खाना भी खाना ठीक है। है सर, नमस्कार अच्छा नमस्कार। ठीक है, प्रणाम खाइए, सभी लोगों को, गुड नाइट। प्रणाम 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 नमस्कार। प्रणाम। थैंक यू।